Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 11 of research aptitude. The topics that we are going to cover are research ethics, reliability and validity of research, and gatherings for communication of research work. So moving on to our very first slide and starting with the definition of word ethics. ये जो ethics शब्द है इसका मतलब क्या है? तो देखिए एथिक्स का मतलब होता है आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है इसकी परिभाषा. बट हु फॉर्मुलेट्स दिस डेफिनेशन, कौन बताता है क्या सही है क्या गलत है? क्या कोई रूल्स है जो कहीं लिखे हुए हैं? नहीं. सही और गलत की परिभाषा हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके बिहेवियर में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारे बड़ों से मिलती हैं. जनरेशन टू जनरेशन ये अंडरस्टैंडिंग पास होती है. सो बेसिकली सोसाइटी के जो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं उनके बिहेवियर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती हैं, कहीं पे भी रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं. अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, और अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो वेरिएशन और भी ज़्यादा है. एक पर्टिकुलर एक्ट जो किसी एक देश में सही माना जाता है वही एक्ट किसी और कंट्री में खराब भी माना जा सकता है. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि एथिक्स जो है वो एक रिलेटिविस्ट टर्म है जिसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि किस एक्ट को सही माना जाए किस एक्ट को गलत माना जाए. वो हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी और हर एक कंट्री के लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत मानते हैं. बट वी हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन रिसर्च एथिक्स, कि जब रिसर्च करी जाए तो रिसर्च करते टाइम किसी भी रिसर्चर को क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए हैं सो दैट उसकी रिसर्च जो है वो एथिकल रहे. और क्यों बनाना है उसको अपनी रिसर्च को एथिकल, भाई क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है. तो उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी हो सकता है उसको बेस बना के कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर ली जाए या कुछ नए प्रिंसिपल्स वगैरह की अंडरस्टैंडिंग जो है सोसाइटी में आए. सो बेसिकली सोसाइटी में लोगों तक गलत चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए हैं. इसलिए जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो कहा जाता है कि उसको एथिकल प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करना चाहिए है सो दैट उसके जो कंक्लूजन्स आए वो ऑथेंटिक हो, लोगों तक सही रिजल्ट्स पहुँचे, और अगर कोई पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करी जा रही है तो वो सही रिसर्च को बेस बना के ही करी जानी चाहिए है. अब देखते हैं कि अगर एक रिसर्चर एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रिसर्च करता है तो उसकी रिसर्च में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आ जाएंगे. तो सबसे पहले देखिए वैलिडिटी, और दूसरा हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी. ये जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टर्म है इनका ज़्यादा लेना देना होता है क्वेश्चनर फॉर्मुलेशन के टाइम पे जब डाटा कलेक्ट होता है, क्योंकि अगर डाटा ही बायस्ड होगा या डाटा ही वैलिड और रिलायबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो कंक्लूजन है वो डाटा पर ही बेस्ड है. सो अगर डाटा वैलिड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कंक्लूजन भी वैलिड नहीं होगा, डाटा रिलायबल नहीं है तो कंक्लूजन भी रिलायबल नहीं होगा. सो वैलिडिटी का मतलब होता है हाउ ट्रू योर रिजल्ट्स आर, आपके रिजल्ट्स कितने सही कितने एक्यूरेट हैं. आपकी रिसर्च जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करी जा रही थी, रिसर्च उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. सो बेसिकली द ऑथेंटिसिटी ऑफ आवर रिजल्ट इट डिपेंड्स ऑन डाटा. सो डाटा हम जिस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए है. सो डाटा को वैलिड बनाने के लिए डाटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं जैसे कि क्वेश्चनर वगैरह उनको वैलिड बनाना है. ये किस तरीके से करेंगे इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर एक ही रिसर्च बार बार रिपीट करी जाती है तो जो रिजल्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बिल्कुल सेम आए, लेकिन सिमिलर से आने चाहिए हैं. अगर हमारा सैंपल जो हम लेंगे जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होगा तो उस केस में हम चाहे एक ही रिसर्च को 10 बार क्यों नहीं रिपीट कर लें, हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी हद तक सिमिलर आने के चांसेस होंगे. सो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, कि बार बार अगर आप रिसर्च को रिपीट कर रहे हैं तो भी आपके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी ना करें. अगर आपका टॉपिक सेम है, आपका पॉपुलेशन सेम है, आपका डाटा कलेक्शन का टूल सेम है तो फिर रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही आने चाहिए हैं. ऐसा तब होगा जब आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा. सो इसीलिए अगेन
जब हम डाटा कलेक्ट करें तो हमें सही सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सही तरीके से सैंपल को चूज़ करना चाहिए है, सही प्रकार के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चनर में डालने चाहिए हैं ताकि डाटा सही आए। हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी डिपेंड करती है डाटा वाली स्टेज पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाटा ही अगर गलत आ गया तो आप कितने भी अच्छे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा लो, रिजल्ट फिर गलत ही आएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, यानी कि अनबायस्ड होना चाहिए है, इम्पार्शियल होना चाहिए है, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए है, या किसी भी रिसर्चर के प्री कंसीव्ड नोशंस, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका खुद का नज़रिया क्या है, परसेप्शन क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, इन चीज़ों का इफेक्ट रिसर्च पे नहीं पड़ना चाहिए है। रिसर्च शुड एक्सप्रेस व्हाट डाटा इज सेइंग, डाटा जो कुछ भी कह रहा है उसी के आधार पर रिसर्च हमेशा रिसर्च के रिजल्ट निकालने चाहिए हैं। रिजल्ट शुड ओनली बी बेस्ड ऑन डाटा। रिसर्चर के खुद के जो परसेप्शंस हैं, जो नज़रिए हैं, जो प्री कंसेप्शंस हैं, उनका इफेक्ट बिल्कुल भी रिसर्च पर नहीं पड़ना चाहिए है, तभी एक रिसर्च अनबायस्ड या इम्पार्शियल कहलाती है। एंड वेरीफाइबल, एनीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन डाटा कैन बी वेरीफाइड। दोबारा से डाटा कलेक्ट करो, दोबारा से उसी टॉपिक पर रिसर्च करो। इस तरीके से अगर आप बार बार डाटा कलेक्ट करके रिसर्च करते हैं तो आप रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाता है तो जो रिसर्च है वो वैलिड, ऑब्जेक्टिव, वेरीफाइबल और रिलायबल कहलाती है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स की, कि कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रिसर्च करी जानी चाहिए है। तो सबसे पहले देखिए, वी हैव द वर्ड ऑनेस्टी, यानी कि एक रिसर्चर सही टाइम देके, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में रिसर्च कर दी, नहीं, कंप्लीटली इन्वॉल्व होके, डेडिकेट होके, प्रॉपरली रिसर्च में इंगेज होके, उसको पूरा टाइम देके जो है ऑनेस्टली रिसर्च करे, कुछ नए फाइंडिंग्स, नए कंक्लूजन देने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि पुराने काम को कॉपी कर लिया या किसी के जो पुराने जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर्स थे वहाँ से चीज़ें कॉपी कर ली, ऐसा नहीं करना है। ऑनेस्टी तब होगी जब आप जो है खुद से नए रिजल्ट्स अपने डाटा के बेस पे दे पाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए है। आपके प्री कंसीव नोशंस आपकी रिसर्च पर किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना डालें, यानी कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होने चाहिए। वो तभी होगा जब वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अगेन डाटा पर बेस्ड होंगे। इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, अगर आपने कोई प्रोमिसेस किए हैं या किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री किया है रिसर्च करते टाइम, तो उनको जो है फुलफिल भी करना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है प्रॉमिस किया है अपने सैम्पल को कि भाई मैं आपका नाम कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी, एनोनिमस रखूँगी, तो मुझे अपना प्रॉमिस फुलफिल करने चाहिए हैं। दैट वुड बी इंटेग्रिटी। केयरफुलनेस, डाटा कलेक्ट करते टाइम, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते टाइम, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते टाइम और फाइनल इंटरप्रिटेशंस निकालते टाइम हमेशा केयरफुल रहना चाहिए है, किसी भी तरीके के एरर्स की जगह नहीं छोड़नी चाहिए है। नेक्स्ट वी हैव ओपननेस, ओपन टू न्यू थॉट्स। ऐसा नहीं है कि हमने हाइपोथेसिस बना लिया और हम उसी को सही साबित करने में लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले से जो हाइपोथेसिस बनाए हैं वही करेक्ट हो सकता है एंड में रिजल्ट कुछ और आ जाए। सो देयर शुड बी ओपननेस। ज़बरदस्ती अपने बनाए हुए हाइपोथेसिस को सही साबित नहीं करना है। अगर वो डाटा के थ्रू सही साबित हो रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं तो ओपननेस रखो, नए फैक्ट्स भी हो सकते हैं, नए हाइपोथेसिस भी जनरेट हो सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनीथिंग विच ओरिजिनेट्स इन योर माइंड एंड इज यूजफुल, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे दिमाग से कोई थॉट, कोई प्रोसेस, कोई प्रिंसिपल ओरिजिनेट होता है और वो समाज के लिए यूजफुल भी है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो दूसरे लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना है, यानी कि किसी और के किए गए काम को जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है कॉपी नहीं करना है। किसी और के काम को जो ऑलरेडी पेटेंटेड है, कोई इन्वेंशंस है जो पेटेंटेड है, उनको कॉपी नहीं करना है। और अगर आप खुद कोई नई इन्वेंशन करते हैं तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं टू प्रोटेक्ट इट। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिन लोगों ने मना किया है अपना नाम डिस्क्लोज करने से या जिनसे आपने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है, उनको ये कॉन्फिडेंस देते हुए कि उनका नाम आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अपने उस वादे को अगेन फुलफिल करना है, वही है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिसर्च। या लेट्स से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर रहे हैं और आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री किया है कि भाई हमारा जो भी कंक्लूजन्स आएगा, फाइंडिंग्स आएगी या जो प्रोडक्ट इन्वेंट होगा, वी विल गिव इट टू यू, दूसरे को नहीं देंगे, या आपसे पहले हम जो है
इसका जो टेक्निकल नो हाउ है वो किसी और को नहीं बताएंगे। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करना है हम लोगों को। सो कहने का मतलब ये है कि हमने अगर प्रॉमिस किया है कि हम अपनी रिसर्च की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेंगे, ये प्रॉमिस हम अपने सैंपल को भी कर सकते हैं, ये प्रॉमिस हम ऑर्गेनाइजेशन को भी कर सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इस प्रॉमिस को फुलफिल करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है चीज़ों को तब तक। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, यानी कि एक ही रिसर्च को एक बार पब्लिश कराओ, बार बार थोड़ा बहुत अपनी रिसर्च में वेरिएशन करके डुप्लीकेसी मत करो। ज़बरदस्ती अलग अलग जर्नल में बार बार पब्लिश कराने के लिए डुप्लीकेसी नहीं करनी है। एक बार ही नया कंक्लूजन दिया है, एक बार अच्छी रिसर्च करी, उसको एक बार पब्लिश कराओ, दूसरी बार कुछ और छपवाओ, दोबारा से रिसर्च करो, दोबारा से नई फाइंडिंग्स दो। रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, जब आपके पास रिसर्च की इतनी नॉलेज आ चुकी है, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से गाइड करें। रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, यानी कि आपके जो पीयर्स हैं उनको जो है आपको रिस्पेक्ट देनी है, नॉट जस्ट पीयर्स, यहाँ तक कि जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, एवरीवन इन दिस फील्ड, आपको हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है, पोलाइटली बात करनी है सबसे। और अगर कोई आपको कोई एडवाइस, कोई सजेशन देता है तो उसको चेयरफुली लेना है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोशिश करनी है कि आप सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करें, आपके जो फाइंडिंग्स, जो कंक्लूजन आए वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सके। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ नहीं करना है। जेंडर, रेस, कास्ट, कलर, कम्युनिटी, कंट्री, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यूजुअली वुमेन फेस करती हैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन। आप देखेंगे यूजुअली जब पीएचडी वगैरह के इंटरव्यूज़ होते हैं और जब मेंटर अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है तो वुमेन कैंडिडेट को सेलेक्ट करते टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी बायसनेस आ जाती है। लोग सोचते हैं भाई मैरिड तो नहीं है, भाई लोग ऐसा सोच लेते हैं मैरिड है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी पीएचडी पे, रिसर्च पे। या अच्छा अगर मैरिड होगी तो फिर ये सोचेंगे अच्छा मैरिड है, बेबी तो नहीं प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर जो है ये तो लीव पे चली जाएगी। अरे भाई मैटरनिटी लीव तो ऑफिशियली दी जाती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। सो किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दैट शुड नॉट अफेक्ट एनीथिंग इन द इंटरव्यू। और अगर आपसे कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप अपना स्टैंड लेके कहिए कि भैया मैटरनिटी लीव तो जो है ऑफिशियली मिलती है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है दैट माई पर्सनल लाइफ विल नॉट अफेक्ट माई रिसर्च, बस इस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए है। हर समय झुक के हाँ नहीं बोलना चाहिए है, बिकॉज द पीपल हु आर टेकिंग द इंटरव्यू दे आर नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, कास्ट और एनीथिंग एल्स। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी आधार पे। कॉम्पिटेंस, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया रिसर्च के बारे में आ गया काम खत्म, नहीं। मार्केट में नए नए टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, नए नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स, इकोनोमेट्रिक टूल्स आते रहते हैं, तो लर्निंग शुड गो ऑन, अपनी कॉम्पिटेंस को अपग्रेड करते रहिए। लीगैलिटी, जब भी आप कोई भी चीज़ पब्लिश कराते हैं, कोई भी पेपर या कोई भी अपना थीसिस वगैरह पब्लिश कराते हैं, लीगल रूल्स को ध्यान में रखते हुए कराइए, डुप्लीकेसी वगैरह मत कीजिए। एनिमल केयर, अब बेसिकली होता क्या है, स्पेशली जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, जो साइंस वाली होती हैं, जिसमें कोई मेडिसिन या वैक्सीनेशंस तैयार करी जाती हैं, तो डायरेक्टली ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ट्रायल नहीं किया जाता है, बेचारे एनिमल्स पे पहले ट्रायल किया जाता है। तो ये गाइडलाइंस है स्पेशली, क्योंकि यार पहले फेज में तो ज़रूरी नहीं है कि सही मेडिसिन डेवलप हो जाए। तो अगर आप किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको कोई नई मेडिसिन उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, नई वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं, इट शुड बी डन अंडर एनेस्थीसिया, अदरवाइज इट वुड बी टर्म्ड एज टॉर्चर। ठीक है, आप कोई नई सर्जरी की टेक्निक निकाल रहे हैं, कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो पहले जो है जैसे ह्यूमन बॉडी को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको पेन नहीं हो, ऐसे एनिमल्स के साथ भी होना चाहिए, सो दैट उन्हें कोई पेन या टॉर्चर से नहीं गुजरना पड़े। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको प्रॉपर पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए है, और अगर उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो रिकवर नहीं कर सकते हैं तो उनको दर्द में तड़पने के लिए नहीं छोड़ना है, उनकी लाइफ को रिस्पेक्टफुली प्रॉपरली एंड करना है। सो बेसिकली एनिमल्स के ऊपर जो इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, इस तरीके के जो ट्रायल्स होते हैं, दैट शुड बी डन वेरी केयरफुली। ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, जब लास्ट फेज में आ जाती है मेडिसिन और वैक्सीनेशन, तब ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी ट्रायल होता है। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, लोगों ने वॉलंटियर किया था कोरोना वैक्सीन्स को जो है ट्राई करने के लिए। सो उनको प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए है, जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो उनको मिलना चाहिए है। ये तो हो गया साइंस वाले केसेस में। अदर देन दैट
कोई भी ह्यूमन है जो कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन देता है एज डाटा, या फिर कोई पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपने उससे जो भी प्रॉमिस किया हो कि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, इस तरीके के प्रॉमिसेस को रिसर्चर को फुलफिल करना चाहिए है. So basically these are the ethical principles which should be followed while doing a research. Moving on to next slide. Now errors that put question mark on the authenticity of research. Authenticity, research कितनी accurate है, कितनी सही है, कितनी true है, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क इन गलतियों से लग जाता है. देखिए क्या गलतियाँ हैं, ये एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, जानबूझ के नहीं करी है, इसीलिए इनका कोई पनिशमेंट भी नहीं है. प्रीजुडाइसिस एंड बायसेस, आपके दिमाग में पहले से जो नोशंस हैं उसको हम बोलते हैं प्रीजुडाइसिस. बायसनेस, पक्षपात. लेट्स से देयर इज अ मैन जिसने अपनी वुमेन को, जिसने अपनी जो है घर की वुमेन को, यानी कि अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को हमेशा से घर में काम करते हुए देखा है, एंड दोज वुमेन आर हैप्पी, वो खुश भी हैं. तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में लेट्स से एक प्रीजुडाइस आ गया कि यार वुमेन आर गुड एट हाउस होल्ड वर्क, उनको वही करना चाहिए. ठीक है, अब वो रिसर्च कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ही उसका टॉपिक है. तो कहीं ना कहीं उसने लाइफ टाइम जो चीज़ देखी है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली उसकी रिसर्च पर पड़ सकता है. इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए है. सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेस पर उसको अपना रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहिए. हालांकि इतना क्लियर कट हो नहीं पाता है. कहीं ना कहीं ये जो प्रीजुडाइसेस, जो बायसेस, जो पहले के एक्सपीरियंसेस होते हैं रिसर्चर के, वो इम्पैक्ट डाल देते हैं रिसर्च पे. ये एक गलती है. नेक्स्ट फैलेसीज. फैलेसीज होती है भ्रम. रिसर्चर के दिमाग में कुछ भ्रम जो उसकी रिसर्च को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. एग्जाम्पल, मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया कि Z पहले आता है, Y बाद में आता है. मैंने तो यही पढ़ा, Z पहले आता है, Y बाद में आता है. मैंने आगे अपने स्टूडेंट्स को भी वही पढ़ाया, Z पहले आता है, Y बाद में आता है. मैंने जानबूझ के उन्हें गलत नहीं पढ़ाया, मेरे भ्रम था ना, मुझे तो लगता था यही सही है कि Z पहले आता है और Y बाद में आता है. इसको हम बोलते हैं भ्रम. भ्रम जो होता है वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिसर्चर सही मानता है. तो बहुत सारे ऐसे भ्रम, बहुत सारी ऐसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, लेकिन रिसर्चर बेचारा जो है वो जेन्युइनली काम कर रहा है, वो उसको सही मानता है, इसीलिए उसको अपनी रिसर्च का पार्ट बना रहा है. तो बेसिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हो उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए यूज़ करने से पहले, ताकि भ्रमित नहीं हो लोग. देन इमेजिनरी अजम्पशन, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पोस्ट्यूलेट्स, अजम्पशंस एंड इमेजिनरी अजम्पशन. तो देखो पोस्ट्यूलेट और अजम्पशन किसी भी फील्ड में, ठीक है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें वाइडर स्केल पर देखी जाती हैं उसको आप अजम्पशन मान के रिसर्च में डाल दो तो ठीक है. लेकिन इमेजिनरी अजम्पशन, कुछ भी मनगढ़ंत अजम्पशन ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च के कंक्लूजन सही साबित करने के लिए, वो गलत होगा. कंटेमिनेटेड फैक्ट्स, मेरा सैम्पल साइज छोटा था, ठीक है, मैंने कम लोगों से डाटा लिया, या क्वेश्चंस जो है वो इतने टेक्निकल थे कि सामने वाला समझ नहीं पाया आंसर करते टाइम, या फिर मेरे जो रिस्पोंडेंट्स थे वो ठीक से आंसर करना ही नहीं चाहते थे. तो इस तरीके से मेरे पास जो डाटा आएगा, जो तथ्य, जो फैक्ट्स आएंगे वो कंटामिनेटेड होंगे, प्योर नहीं होंगे. और जो मेरा रिसर्च का रिजल्ट है वो तो प्योरली बेस्ड है डाटा पे. जब डाटा ही खराब तो रिजल्ट भी खराब. तो ये हो गया कंटामिनेटेड फैक्ट्स. बट मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया. भाई क्वेश्चनर थोड़ा डिफिकल्ट फ्रेम हो गया, सामने वाले को समझ में नहीं आया, या सामने वाले ने टीवी देखते देखते क्वेश्चनर भरा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था रिस्पॉन्ड करने में, इसलिए डाटा गलत आ रहा है. इसमें गलती किसी की नहीं. पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, ऑर्डरली मैनर में करना. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक प्रॉपर जो है ऑर्डरली तरीके से रिसर्च करी जानी चाहिए और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही पब्लिश होनी चाहिए है. आप कंक्लूजन पहले कर दो, एब्स्ट्रैक्ट बाद में कर दो. आप जो है डाटा कलेक्शन के टूल्स पहले बता रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बाद में बता रहे हैं, तो पढ़ने वाले को भी ठीक से समझ में नहीं आएगा. इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डरली मैनर में रिसर्च को प्रेजेंट करना चाहिए है. ये तो थी गलतियाँ, कोई पनिशमेंट नहीं है भाई, गलती सबसे हो जाती है, ह्यूमन नेचर है. लेकिन अब हम पढ़ेंगे वो मिस्टेक्स जो कि डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के करी जाती हैं, फिर इनके लिए जो है इनको क्राइम माना जाता है, इनके लिए लीगल इश्यूज हैं. सबसे पहले प्लेजियरिज्म. इट इज़ अ काइंड ऑफ थेफ्ट, चोरी करना किसी और के काम की. ऑल्दो हमें लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है अपनी रिसर्च में, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड पहले जो भी रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है, उनमें से जो सिग्निफिकेंट, जो इंपॉर्टेंट रिसर्चेस हैं, उनके जो कंक्लूजन्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसको हम अपनी रिसर्च में डालते हैं लिटरेचर रिव्यू में. लेकिन अपने नाम से डालना
या बिना उस ऑथर को एक्नॉलेज किए हुए, बिना उसको क्रेडिट दिए हुए डालना, दैट इज प्लेजियरिज्म, वो गलत है। अगर आप किसी और ऑथर की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग को अपने रिसर्च का पार्ट बना रहे हैं तो उस ऑथर को क्रेडिट देना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसके नाम और ईयर के साथ डालना है कि हाँ भाई इस साल में इस ऑथर ने ये फाइंडिंग दी थी, ये हमारी खुद की फाइंडिंग नहीं है। सेल्फ प्लेजियरिज्म, खुद के काम की चोरी। अच्छा, खुद का काम भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य सही होना चाहिए। अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा है, एक जर्नल में पब्लिश कराया, फिर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया और दूसरे में पब्लिश कराया, फिर थोड़ा सा वेरिएशन किया, तीसरे में पब्लिश कराया, दिस इज सेल्फ प्लेजियरिज्म। आप अपने काम में थोड़ा बहुत वेरिएशन करके एज अ रिसर्चर ज़्यादा पॉइंट्स पाने के लिए उसको अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश कराए जा रहे हैं, जबकि आपने बार बार कोई नई रिसर्च नहीं करी है, तो वो कहलाएगा सेल्फ प्लेजियरिज्म, वो गलत है। फिर नेक्स्ट, डाटा फैब्रिकेशन। भाई ऊपर तो कंटेमिनेटेड फैक्ट्स थे, रिस्पोंडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए जो है ठीक से उन्होंने क्वेश्चनर नहीं भरा, या जो भी था उनका मूड खराब था क्वेश्चनर फिल करते टाइम, इसलिए खराब डाटा आ गया। बट डाटा फैब्रिकेशन, आपने दिखाए 1000 क्वेश्चनर, आपने डाटा लिया 500 से और बाकी के 500 आपने क्या किए, फेक नामों से क्वेश्चनर भरे और जानबूझ के ऐसा रिस्पॉन्स उसमें भरा जिसकी वजह से आपका हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए, आप जो रिजल्ट देना चाहते थे वही रिजल्ट निकल के आए, दैट इज डाटा फैब्रिकेशन, आंकड़े निर्मित करना। नाउ दिस इज अगेन अ क्राइम। एंड फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए, ठीक है, सपोर्टिंग फैक्ट्स डालना, वो फैक्ट्स जो कभी थे ही नहीं, ऐसा डाटा लाना जो एक्चुअल में है ही नहीं, है ना, इस तरीके की चीज़ें करना, दैट इज़ फॉल्सिफिकेशन। मतलब किसी भी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करना अपने रीडर्स को, किसी भी तरीके से गलत डाटा का इस्तेमाल करना या अपनी तरफ से डाटा फॉर्मुलेट करना ताकि आप वही रिजल्ट दे सके जो आप देना चाहते थे, अपने हाइपोथेसिस को सही साबित कर सके, दैट इज़ फॉल्सिफिकेशन। डाटा फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट फॉल्सिफिकेशन वाइडर टर्म है, डाटा फैब्रिकेशन इसी का पार्ट हो गया। डाटा फैब्रिकेशन में तो हम सिर्फ डाटा के साथ जो है आंकड़े निर्मित कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाटा के साथ हम जो है गड़बड़ कर रहे हैं, बट फॉल्सिफिकेशन में हम अपनी रिसर्च के किसी भी हिस्से के साथ ये काम कर सकते हैं जो कि गलत होगा। सो बेसिकली इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अब हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिटेल में। सबसे पहले समझो, रिलायबिलिटी का एक मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। मैं आपको रिसर्च पढ़ा रही हूँ, आज कोई और डेफिनेशन बताऊँ, कल कोई और बताऊँ, परसों कोई और बताऊँ, आप कहोगे भाई मैडम तो अपनी बात बदलती रहती हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। सो इसीलिए जब हमें विश्वास नहीं होता है किसी पर, ठीक है, तो आगे वो इंसान हमको जो भी बात बताता है हम जो है उसको यूजुअली फेक समझ लेते हैं। एक बच्चा है, वो डेली क्लास में आके बोलता है भाई नेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई, नेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई, हर 2 दिन बाद आके बोलता है, ट्रस्टवर्दीनेस ख़त्म हो जाएगी। मैं क्लास में आके बोलूँ बेटा नेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है, तो आपको लगेगा मैडम है तो मैम से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हाँ भाई नेट के एग्ज़ाम की डेट सही में आ गई होगी, आपने विश्वास कर लिया, सो आई एम अ रिलायबल पर्सन फॉर यू। तो सबसे पहली चीज़ तो वो इंसान जो हमेशा अपनी बात बदलता रहता है वो विश्वसनीय नहीं रहता, वो रिलायबल नहीं रहता, और जो इंसान अपनी बात पे स्टिक रहता है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होता है। तो रिलायबल का एक मतलब है विश्वसनीयता। लेट्स से मैंने अपने सैंपल में 2 बच्चे डाले, मुझे कोई डाटा कलेक्ट करना था, उन बच्चों से आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब कुछ और मिल रहा है, कल पूछ रही हूँ कुछ और मिल रहा है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे ये जानना था कि नया टीचर आया है स्कूल में, कैसा पढ़ाता है, मैंने आज पूछा कि बेटा कैसे पढ़ाता है, बोले बहुत बढ़िया मैडम बहुत बढ़िया। कल पूछा ठीक ठीक पढ़ाता है, उसी बच्चे से पूछ रही हूँ। परसों पूछा अरे मैम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अब बताओ कैसे मैं विश्वास कर लूँ उसके रिस्पॉन्स पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता। तो हमारा जो सैंपल है, लेट्स से अगर हम उससे सेम क्वेश्चन 10 बार पूछे और वो 10 बार हमें अलग अलग रिस्पॉन्स दे तो रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई। और याद रखना, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल होगा डाटा कलेक्शन की स्टेज पे जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं। क्यों? आपका क्वेश्चनर ही अगर रिलायबल और वैलिड नहीं होगा तो जो डाटा आएगा वो खराब आएगा, डाटा खराब आएगा तो रिजल्ट खराब आएगा। इसीलिए जब क्वेश्चनर बनता है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चनर रिलायबल और वैलिड होना चाहिए है। सो बेसिकली डाटा कलेक्शन के टाइम पे ये दोनों चीज़ें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा सैंपल ऐसा हो जो अपना रिस्पॉन्स एटलीस्ट फिक्स्ड रखे। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8-10 महीने में किसी भी व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है, अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं, बट यार हर दिन तो कोई इंसान अपना रिस्पॉन्स चेंज नहीं करेगा ना। सो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, और इट इज़ इक्वलेंट टू कंसिस्टेंसी।
सेम एग्जाम्पल ही ले लो कि मेरा रिस्पॉन्डेंट, मैंने उस बच्चे से पूछा, आज बोल रहा है टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, कल बोल रहा है ठीक ठीक पढ़ाता है, परसों बोल रहा है बेकार पढ़ाता है, तो कंसिस्टेंट नहीं था जवाब। यही जवाब अगर कंसिस्टेंट होता, डेली उससे पूछती और डेली कहती हाँ मैम अच्छा पढ़ाता है, हाँ अच्छा पढ़ाता है, हाँ अच्छा पढ़ाता है, तब मैं कहती उसने कंसिस्टेंटली एक ही जवाब दिया है, अब विश्वसनीयता आ गई। सो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम यूजिंग अ परफ्यूम, ठीक है, मैंने परफ्यूम यूज़ किया, फर्स्ट टाइम यूज़ किया, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी, ठीक है, और लगाया तो कहीं जलन भी नहीं हुई, इचिंग भी नहीं हुई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आई तो नेक्स्ट टाइम मैंने लगाया तो मुझे थोड़ी इचिंग होने लगी, फ्रेग्रेंस भी उतनी अच्छी नहीं थी, थर्ड टाइम में तो और भी ख़राब थी। तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी नहीं हुई। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं थी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं थी। हर बार जो है उसकी फ्रेग्रेंस अलग अलग हो रही है, कभी वो इचिंग कर रहा है, कभी वो इचिंग नहीं कर रहा है, तो कभी वो इफेक्टिव है, कभी नहीं है। सो इस तरीके से प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं थी, इसलिए अब मुझे उस प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होगा, मैं अगली बार नहीं खरीदूंगी जाके। सो बेसिकली रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट अगर मेरे को कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस देगा तब मुझे रिलायबल लगेगा, उस पर विश्वास हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, इन डायग्राम को कैसे स्टडी करना है अब आप ये समझो। सो रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, सेम रिजल्ट हर बार। तो लेट्स से मैंने स्टडी करी और ये रिजल्ट्स हैं, ये ब्लैक डॉट्स रिजल्ट हैं। अगर ये पास पास आ रहे हैं तो मतलब सिमिलर से रिजल्ट हैं, तो कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है। और अगर ये काले डॉट्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये काले डॉट्स मेरा रिजल्ट है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है, अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर है तो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। जब मैं रिसर्च रिपीट कर रही हूँ तो बार बार मेरे रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब रिलायबिलिटी नहीं है। फिर आते हैं वैलिडिटी शब्द पे। वैलिडिटी का मतलब है हाउ ट्रू इज़ माई रिसर्च, ठीक है, मेरी जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स कितने ऑथेंटिक है, कितने एक्यूरेट हैं। और वो तब होगा जब मैं सही प्रकार से डाटा कलेक्ट कर पाऊंगी, तभी मेरे ट्रू रिजल्ट्स, एक्यूरेट और ऑथेंटिक रिजल्ट आ पाएंगे। सो बेसिकली इन डायग्राम्स में ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट अगर हम इस सेंटर पॉइंट तक रिजल्ट अचीव कर लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई वैलिड रिजल्ट है, जो ऑब्जेक्टिव हम अपने दिमाग में रख के चल रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है, हम अपनी रिसर्च में सक्सेसफुल हुए हैं। सो ये जो सेंटर पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा वैलिडिटी को यहाँ पर इस डायग्राम में। तो अब आप देखिए ये जो पहला वाला डायग्राम है, ऑल्दो लेट मी एक्सप्लेन वैलिडिटी अ बिट मोर ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टूथपेस्ट ये क्लेम करता है कि वो आपके दांतों को ज़्यादा वाइट बना देगा। आपने यूज़ किया, उसने ज़्यादा वाइट बना दिया आपके दांतों को, वैलिडिटी है प्रोडक्ट की, क्योंकि जो वो क्लेम कर रहा है वो उसको फुलफिल कर पा रहा है। और वो जो क्लेम कर रहा है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो वैलिडिटी नहीं होती, वैधता नहीं होती। ऐसे ही रिसर्चर के लिए, रिसर्चर जो साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको पूरा कर पाया तो रिसर्च की वैलिडिटी है, वैधता है, वरना नहीं है। सो लेट्स से ये सेंट्रल पॉइंट रिसर्चर का टारगेट था, वो इस सेंट्रल पॉइंट को अचीव कर पाया, अपना टारगेट अचीव कर पाया तो वैलिडिटी है, नहीं तो नहीं है। सो फर्स्ट वाले केस में देखो ये ब्लैक डॉट्स हमने बार बार रिपीट करी रिसर्च और सिमिलर से रिजल्ट्स आए, तो कंसिस्टेंसी है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा बट फिर भी कंसिस्टेंसी है, तो रिलायबल है। लेकिन ये देखो सेंटर पॉइंट से बहुत दूर है रिजल्ट, ये देखो सेंटर पॉइंट से बहुत दूर है, इसीलिए वैलिडिटी नहीं है। सेकेंड वाले डायग्राम पे आइए, देखिए जो ब्लैक डॉट्स हैं एक दूसरे से दूर हो गए तो रिलायबिलिटी कम हो गई, काफ़ी वेरिएशन आ गया अब। और सेंटर वाले पॉइंट जो हमारा टारगेट था उससे बस 2 ही रिजल्ट आए हैं जो उसके पास हैं, बाकी सब बहुत दूर दूर हैं। तो हम अपने टारगेट के करीब नहीं पहुंच पाए हैं ज़्यादा, थोड़ा सा ही, बस 1-2 बार जब हमने रिपीट किया एक्सपेरिमेंट तो हम पहुंच पाए अपने रिजल्ट के पास, बाकी तो भैया बहुत दूर दूर तक वेरिएशन आया था रिजल्ट में। सो वैलिडिटी भी कम है। इस वाले थर्ड वाले में देखिए ये ब्लैक डॉट्स और भी दूर हो गए, बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, फिर तो रिलायबिलिटी खत्म हो गई बिल्कुल ही। और सेंटर वाले से भी देखो बहुत दूर है, कोई भी डॉट सेंटर वाले के थोड़ा भी पास नहीं आया, तो इस जोन में भी नहीं आया, रेड जोन या वाइट जोन में भी नहीं आया, बहुत ही दूर है, तो वैलिडिटी भी नहीं है। और लास्ट वाला डायग्राम देखो, सारे ब्लैक डॉट्स बिल्कुल पास पास हैं, तो हाईली रिलायबल, सिमिलर से रिजल्ट्स आए हैं। जब हमने बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया हमें सेम टाइप के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कंसिस्टेंसी है। मैंने बार बार एक टूथपेस्ट यूज़ किया, हर बार उसकी वजह से मेरे दांत क्लीन रहते हैं, उसकी सेम फ्रेग्रेंस है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, रिलायबल है।
और बीच वाला जो मेरा टारगेट है, टारगेट के बिल्कुल पास है हर बार, तो वैलिडिटी भी हाई है। ठीक है, टूथपेस्ट ये क्लेम करता है कि वो जो है आपके टीथ को ज़्यादा शाइनी बना देगा, ज़्यादा वाइट बना देगा, और हर बार जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे दांत जो है वो ज़्यादा शाइनी और ब्राइट लगते हैं हमारे टीथ, तो मतलब वैलिडिटी है, क्लेम फुलफिल हो रहा है। सो आई होप अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझ में आएगा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे रिसर्च में स्पेसिफिकली कि क्वेश्चनर बनाते टाइम किस तरीके से हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। याद रखना, डाटा रिलायबल और वैलिड आएगा तभी आगे रिजल्ट जो है वो रिलायबल और वैलिड होंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम रिलायबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी दो पार्ट्स में बांटा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो, जो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है वो ये चेक करती है टू विच अ मेजर वैरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया या एक टेस्ट लिया और उसी को कुछ दिनों के बाद सेम सैंपल पे रिपीट किया। ठीक है, तब भी क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है, जब रिजल्ट सेम आएंगे। लेट्स से एक स्टूडेंट है, मैंने उससे आज पूछा रिलायबिलिटी क्या होती है, उसने मेरे को जवाब दिया। मैंने उससे एक हफ्ते बाद पूछा रिलायबिलिटी क्या होती है, तब भी उसने सही जवाब दिया, तब मैं कहूँगी हाँ भाई दोनों बार उसने सही जवाब दिया है, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है। बट मैंने आज एक बार पूछा, क्योंकि उसने तुरंत सुना था मेरे मुंह से कि रिलायबिलिटी क्या होती है, तो उसने मुझे सही जवाब दिया क्लास में। एक हफ्ते बाद मैंने उससे पूछा बेटा रिलायबिलिटी क्या होती है, उसने गलत जवाब दिया। क्यों? एक हफ्ते में वो भूल गया, यानी कि वो ठीक से समझा नहीं था टॉपिक को, यानी कि एक्सटर्नल रिलायबिलिटी नहीं है। सो एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का मतलब है जब हम एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करें तो भी क्या हमको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक्सटेंट टू विच अ मेजर वेरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। आप दो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तब क्या आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? अगर सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हाँ रिलायबिलिटी है, सेम रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो रिलायबिलिटी नहीं है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट उससे पहले इंटरनल क्या होती है, देखिए इंटरनल रिलायबिलिटी, एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट विद इन इटसेल्फ। मतलब कि लेट्स से मैंने एक क्वेश्चनर बनाया और उस क्वेश्चनर के अंदर जो है मैंने 10 क्वेश्चन डाले, तो वो क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं क्या, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कहलाता है इंटरनल रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चनर बनाया, मेरी रिसर्च थी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन डाला कि व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर फैक्टर विच अट्रैक्ट्स यू दी मोस्ट इन ऑनलाइन शॉपिंग। भाई ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए सबसे अट्रैक्टिव फैक्टर कौन सा रहता है? तो सामने वाले ने आंसर दिया रिटर्न्स, कि जब चाहो 1 महीने का टाइम मिलता है या 15 दिन का टाइम मिलता है, प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने उसमें डाला, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस अबाउट अ ब्रांड व्हेन यू एंटर द स्टोर। जब आप स्टोर में जाते हैं तो आप किसी भी ब्रांड के बारे में पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? ठीक, अब यहाँ पर इंटरनल रिलायबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? मेरी रिसर्च है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, मैंने पहला क्वेश्चन ऑनलाइन शॉपिंग का रखा और दूसरा रखा कि जब आप स्टोर में जाते हैं तो आप ब्रांड के बारे में क्या चीज़ नोटिस करते हैं। स्टोर कहाँ से आ गया? मेरी रिसर्च तो स्टोर के ऊपर है ही नहीं कि स्टोर में जाके आदमी ब्रांड के बारे में क्या नोटिस करता है। तो यानी कि क्वेश्चंस आपस में कंसिस्टेंट नहीं थे, एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग दिशा में जा रहा है। तो यानी कि मेरे क्वेश्चनर जिसके थ्रू मैं डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, उस क्वेश्चनर के अंदर मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी। यही क्वेश्चन अगर सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ही होते तब मैं कहती हाँ भाई इंटरनल रिलायबिलिटी है। अच्छा, सो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी जब हम एक ही टेस्ट को बार बार रिपीट कर रहे हैं तब भी क्या हमको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन हम बार बार पूछ रहे हैं तो भी क्या हमको सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंटरनल रिलायबिलिटी, एक ही क्वेश्चनर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड है या नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा जब हम इसके जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सब टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल वाले को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स एंड इंटररेटर। और इंटरनल वाले को बांटा गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, ये नाम है, इंटरनल कह लो या इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी कह लो, एक ही बात है। इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। एक एक करके स्टडी करेंगे अब।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इंटररेटर, नाम से ही समझ जाओ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए नहीं है। 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि ये जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हैं इसमें से किसी का नाम जो है वो ऑप्शंस में लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट ये आगे बहुत काम आएगी चीज़। सबसे पहले इंटररेटर, नाम से ही समझना, रेटर मतलब ऑब्जर्व करने वाले 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ये इंटररेटर रिलायबिलिटी का इस्तेमाल तब होता है जब यूजुअली हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। लेट्स से आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कि क्लास में मेरे बच्चों का बिहेवियर कैसा है, मैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ। अब क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना। सो मैं क्लास टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा जो है अलग बॉन्ड है उन बच्चों से क्योंकि मैं क्लास टीचर हूँ, डेली मुझे मिलते हैं। सो मैंने ये बोला कि भाई मेरी क्लास में तो बच्चों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, एक रेटर हूँ, रेटर कह लो या ऑब्जर्वर। सो आई एम ऑब्जर्वर नंबर 1। अगले दिन दूसरे टीचर को क्लास में खड़ा किया गया, या 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, अलग अलग टाइम पीरियड्स में, है ना। सो 1 हफ्ते बाद या 1 दिन बाद या 4 दिन बाद दूसरा टीचर लाया गया और उसको बोला गया क्लास लो और बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। तो उसने भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया। उसने बोला भाई कुछ बच्चे तो डिसिप्लिन्ड है बट कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, इस क्लास को सुधारना पड़ेगा, बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो मेरे ऑब्जर्वेशन से अलग था, तो वो है ऑब्जर्वर नंबर 2 या रेटर नंबर 2। तो यानी कि हमारे रिजल्ट्स में रिलायबिलिटी नहीं थी क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। भाई रिलायबिलिटी नापनी हो, एक चीज़ याद कर लो, कंसिस्टेंसी। अगर मैं भी सेम बात बोलती और वो दूसरा वाला टीचर भी सेम बात बोलता तो रिलायबिलिटी होती। अगर हम दोनों ही टीचर कहते हैं हाँ भाई क्लास में बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, 2 क्या 4 टीचर, 4 ऑब्जर्वर, 6 ऑब्जर्वर, कितने भी हो सकते हैं, और सभी बोलते हैं हाँ भाई बच्चों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो सब एक ही बात बोली सबने, कंसिस्टेंट रिजल्ट दिया तो रिलायबिलिटी होती। अब मैं कह रही हूँ बच्चों का बिहेवियर अच्छा है, दूसरा टीचर है वो कह रहा है बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो यानी कि कोरिलेशन लो है। कोरिलेशन मतलब होता है समानता रिजल्ट में। तो यहाँ पर हमारे दोनों में, हम दोनों ने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसमें समानता नहीं थी, कोरिलेशन बहुत लो था। याद रखना कोरिलेशन जितना कम होगा रिलायबिलिटी उतनी कम होगी। अगर कोरिलेशन ज़्यादा होता तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती। हम दोनों ने सेम बात बोली होती बच्चों के बिहेवियर को लेके, तो कोरिलेशन ज़्यादा होता है रिजल्ट्स में, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती। नेक्स्ट वी हैव सॉरी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। नाम से ही समझ जाओ, एक बार टेस्ट किया दोबारा से टेस्ट किया, सैंपल भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। अब ये तराजू वाला पहले एग्जाम्पल समझो। लेट्स से मुझे चेक करना है कि मैंने एक तराजू लिया है कुछ नापने के लिए अपने घर में, तो मुझे चेक करना है वो तराजू सही है कि नहीं है। तो आज मैंने उस तराजू पे जो है कोई चीज़ रखी और मेजर किया, ठीक है, उसका वेट आया 1 किलोग्राम, 1 kg। 1 हफ्ते के बाद, टाइम गैप होगा याद रखना, 1 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा से, एक चीज़ याद रखना, अभी हम ये एक्सटर्नल के फॉर्म पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक्सटर्नल वाली रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, और एक्सटर्नल वाले में ज़्यादातर हम अलग अलग टाइम पीरियड्स पे कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने आज मेजर किया, फिर मैंने जो है तराजू उठा के रख दिया। 1 हफ्ते बाद मैंने सेम प्रोडक्ट 1 ही किलो दोबारा से इस पे डाल के देखा, टाइम 2। अब वो पहली बार में उसने दिखाया था कि 1 किलो है और अभी वो दिखा रहा है 0.75 kg। लो कंसिस्टेंसी, मैं कैसे विश्वास कर लूँ इस तराजू पे कि ये तराजू सही रिजल्ट दे रहा है। पहली बार में दिखा रहा था 1 किलो है, 1 हफ्ते बाद जब सेम प्रोडक्ट उतनी ही क्वांटिटी का मैंने उस पर मेजर किया तो वो दिखा रहा है कि 0.5 किलो है, 0.75 kg है। तो यानी कि तराजू में कोई खराबी है, लो कोरिलेशन आया यहाँ पर रिजल्ट्स में, यानी कि रिलायबिलिटी कम है। मैं इस तराजू के वेटेज पर विश्वास नहीं कर सकती, रिलायबिलिटी कम हो गई। अगर ये पहली बार में भी 1 kg दिखाता और दूसरी बार में भी 1 kg दिखाता तब कोरिलेशन बहुत हाई होता, क्योंकि दोनों बार मुझे सेम रिजल्ट मिलता। तब मैं कहती हाँ भाई ये तराजू जो है ये सही नाप देता है, ये सही मेजर करता है, और रिलायबिलिटी हाई होती, कोरिलेशन हाई होता। दूसरा एग्जाम्पल, नेट का एग्जाम लो किसी बच्चे का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अभी। सो नेट का एग्ज़ाम लिया किसी स्टूडेंट का और उसका नेट क्लियर हो गया और अच्छा स्कोर आया, 60% से ऊपर आया। 6 महीने बाद जब दोबारा नेट का एग्ज़ाम होता है तब दोबारा वो एग्ज़ाम में बैठा, क्लियर होना तो बहुत दूर की बात है, उसके 45% मार्क्स आए। लो कोरिलेशन, पहली बार में 60% के ऊपर आ रहे हैं, दूसरी बार में 45% के नीचे मार्क्स आ रहे हैं,
तो दोनों टाइम पे जो रिजल्ट्स है कोरिलेशन उसमें क्या है, बहुत ही कम है, और कोरिलेशन कम है, रिलायबिलिटी कम है। मैं कैसे कह दूं कि पहली बार में बच्चे ने अपनी काबिलियत से एग्जाम क्लियर किया था, क्या पता सिर्फ और सिर्फ तुक्के से क्लियर किया था, इसका मतलब नहीं तो इतना कम स्कोर तो नहीं आना चाहिए था। हालांकि एक चीज़ याद रखना, नेट का तो 6 महीने बाद पेपर होगा, तो पेपर अलग अलग आता है, क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, बट जब हम यहाँ पर टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन भी सेम रखते हैं। मैंने आज बच्चों को 10 क्वेश्चन दिए मैथ्स के, उनका टेस्ट लिया, और एक हफ्ते बाद वही 10 क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को दिए दोबारा से, तब ये कहलाएगा टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। अगर दोनों बार बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मतलब हाई कोरिलेशन है, रिलायबिलिटी है कि हाँ बच्चों को आता है। अगर एक बारी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी बारी लो स्कोर आ रहा है, तो मतलब लो कोरिलेशन है। भाई एक बार तो अच्छा स्कोर आ रहा है, दूसरी बार कम स्कोर आ रहा है, यानी कि दोनों बार रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन सेम था, बच्चे सेम थे, और फिर भी जो है दोनों बार उनका स्कोर अलग अलग आ रहा है, एक बारी हाई स्कोर, एक बारी कम स्कोर, यानी कि लो कोरिलेशन हुआ। दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं दिखे, सिमिलर नहीं दिखे, लो कोरिलेशन है, रिलायबिलिटी नहीं है या कम है, यानी कि। देन वी हैव पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म वाले में देखो क्या करना है, आपने एक क्वेश्चनर बना लिया, ठीक है, और उस क्वेश्चनर में जितने पॉसिबल हो सकते हैं, और अच्छे ऐसे ऐरे गहरे नहीं, आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं डालो। सो लेट्स से आपने टोटल उसमें 30 क्वेश्चंस डाले। अब वो 30 के 30 क्वेश्चंस आप एक साथ उनको नहीं दोगे आंसर करने को, उन 30 क्वेश्चंस के क्वेश्चनर को आप 2 पार्ट्स में बांट दोगे, 15 क्वेश्चन आज दिए उनको, वो कहलाएगा सर्वे वर्जन ए, और जो बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन थे वो एक हफ्ते बाद दिया, वो कहलाएगा सर्वे वर्जन बी, और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। वो 30 क्वेश्चन आपने बनाए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड थे, एक साथ बनाए थे, लेकिन उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिपेंडेंटली दोनों दिए। पहले 15 क्वेश्चन आज दे दिए और बाकी के 15 क्वेश्चन एक हफ्ते बाद दे दिए, तो ये कहलाएगा पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। एक ही क्वेश्चनर को 2 फॉर्म में बांटा, और पैरेलल फॉर्म यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपने हाफ हाफ करके बांट दिया, और एक हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते का टाइम गैप रख के और उनको करने के लिए दिए। अब जो उनके रिस्पॉन्स होंगे, अगर उसमें जो है रिलेशन होगा तो कंसिस्टेंसी हाई है। लेट्स से पहले वाले 15 क्वेश्चंस का आंसर मैंने उनसे आज लिया, ठीक है, फिर उसका जो स्कोर आया देखा, और जो है नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन थे वो एक हफ्ते बाद उनको दिए, उसका जो स्कोर आया वो देखा। अगर जो है उनके रिस्पॉन्सेस दोनों टाइम पे सेम आए, या फिर अगर हमने स्कोर निकाल लिया है तो आज का स्कोर और एक हफ्ते बाद का स्कोर, दोनों स्कोर्स जो हैं वो एक से हैं, तो हम कहेंगे कि कोरिलेशन हाई है, यानी कि पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी है। और अगर जो है अभी जो मैंने 15 क्वेश्चन दिए उस पर जो उनका रिस्पॉन्स और स्कोर आया है, और बाद में जो 15 क्वेश्चन दिए हैं उस पर जो स्कोर और रिस्पॉन्स आया, दोनों अलग अलग हैं, रिस्पॉन्स ही बिल्कुल अलग अलग है, या अभी वाले 15 क्वेश्चंस का स्कोर अलग है, बहुत हाई है, और एक हफ्ते के बाद जो 15 क्वेश्चंस दिए हैं उनका स्कोर बिल्कुल कम आया है, तो उस केस में कोरिलेशन जो है वो लो है, कंसिस्टेंसी नहीं आई रिजल्ट्स में, इसीलिए रिलायबिलिटी नहीं होगी। याद रखना फ़र्क ये है, टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी में वही सेम क्वेश्चन देते हैं, 10 क्वेश्चन आज दिए, वही सेम 10 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद दिए। बट पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में हमने एक ही बार में अगर 30 क्वेश्चन बनाए तो उसको 2 हिस्सों में बांट लिया, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आज दे दिए, बाकी के 15 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद दे दिए। सेम 15 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद नहीं दिए हैं, सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी में, ये डिफरेंस याद रखना। फिर आती है बात इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की। ये सारे एक्सटर्नल के टाइप्स थे। इंटरनल वाले में देखो क्या होता है कि जो आप क्वेश्चनर बना रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो उस क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल अलग अलग दिशा में नहीं हो, ठीक है। सो एक कस्टमर है, ठीक है, लेट्स से आप उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हो, सो एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2, एट्रीब्यूट 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर आप चेक करना चाहते हो, तो आपने जो है उस क्वेश्चनर में क्वेश्चन डाला, हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर विद द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसने लिखा येस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, तो दूसरा क्वेश्चन आपने डाला, विल यू बाय दैट प्रोडक्ट अगेन, क्या आप दोबारा भी खरीदोगे, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपने डाला कि फ्रॉम वेयर वुड यू लाइक टू परचेज द प्रोडक्ट, ऑनलाइन या स्टोर से, ठीक है। सो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसकी परचेज से ही रिलेटेड हैं। सो ये होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की। जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपने डाले हैं किसी भी क्वेश्चनर में, वो क्वेश्चंस आपस में कितने कनेक्टेड हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके रिस्पॉन्स में कितनी सिमिलैरिटी है। और डिटेल में पढ़ते हैं आगे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
इसके दो पार्ट्स थे अगर आपको याद हो तो, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के। पहला एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन, ठीक है। सो लेट्स से एक क्वेश्चनर मैंने बनाया, उसमें 6 क्वेश्चन डाले, 1 2 3 4 5 और 6, 6 क्वेश्चन डाले। इंटर आइटम, एक आइटम की दूसरे आइटम के साथ कोरिलेशन निकालनी है, ठीक है। और एक आइटम की दूसरे आइटम के साथ जो आप कोरिलेशन निकालेंगे वो रिस्पॉन्स की निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था क्वेश्चनर में, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 था, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट? कस्टमर ने आंसर दिया यस। दूसरा क्वेश्चन था, विल यू बाय इट अगेन? दोबारा खरीदोगे? उसने आंसर दिया नो। अरे ये क्या हुआ, ये तो कोरिलेशन कम हो गया। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूं, अगर सेटिस्फाइड है तो खरीदना चाहिए ना। लेकिन दूसरे में जब उससे पूछा जा रहा है खरीदोगे दोबारा, कह रहा नहीं नहीं खरीदूंगा, तो ये क्या हो गया, लो कोरिलेशन। हमें रिस्पॉन्स चेक करना है अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा, 6 क्वेश्चन कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, उनका जो आंसर दिया रिस्पोंडेंट ने वो आपस में मैच ही नहीं खा रहा। आदमी कह रहा है मैं खुश तो हूँ प्रोडक्ट से लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं। सो उसका जो रिस्पॉन्स आया उसके बीच में कोरिलेशन क्या हुआ, कम हुआ। अगर वो ये कहता कि हाँ आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट और फिर उससे पूछा जाता क्या खरीदोगे दोबारा, वो कहता हाँ खरीदूंगा, तो दोनों आंसर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मैच हो जाते कि हाँ भाई खुश है इसलिए प्रोडक्ट खरीदेगा दोबारा। तो यहाँ पर कोरिलेशन हाई होता, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती। सो अब इंटर आइटम वाले में करना क्या है, हमको ये जो 6 क्वेश्चन है इन सबका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन निकालना है, रिस्पॉन्स का, कस्टमर रिस्पॉन्स क्या देगा उसका। सो लेट्स से ये आइटम नंबर 1 है, ठीक है। तो आइटम नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिस्पॉन्स है उसका 1 के साथ ही कोरिलेशन निकालना, ये हो गया 1। फिर जो है 1 वाले क्वेश्चन के रिस्पॉन्स का 2 वाले क्वेश्चन के रिस्पॉन्स के साथ निकालना, ये हो गया 2। फिर जो है 1 वाले का 3 के साथ निकालना, फिर हो गया 1 वाले का 4 के साथ निकालना, फिर 1 वाले का 5 के साथ निकालना, फिर 1 वाले का 6 के साथ निकालना। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए, 6 कोरिलेशन निकल के आए। हर एक क्वेश्चन का दूसरे के साथ कोरिलेशन निकालना है, किसका, रिस्पॉन्स का, कि सामने वाला हमको जवाब क्या दे रहा है, उसके जवाबों का आपस में कोरिलेशन निकालना है, हर एक क्वेश्चन के जवाब का। सो फर्स्ट वाले का सेकंड से, फिर फर्स्ट वाले का थर्ड से, फिर फर्स्ट वाले का फोर्थ से, फिर फर्स्ट वाले का 5 से, फिर फर्स्ट वाले का 6 से। इस तरीके से ये 6 कोरिलेशन निकल के आ गए। फिर क्या करना है, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। तो फर्स्ट और सेकंड का तो हम निकाल ही चुके थे, जब हमने फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से इस तरीके से निकाला, तो हम सेकंड वाले का 1 के साथ तो निकाल ही चुके थे। तो अब हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले का सेकंड से, ये रहा, फिर सेकंड वाले का थर्ड से, ये रहा, फिर सेकंड वाले का फोर्थ से, ये रहा, फिर सेकंड वाले का फिफ्थ से, ये रहा, फिर सेकंड वाले का सिक्स्थ से, ये रहा, ये आ गए 5। ऐसे ही फिर थर्ड से स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाले का थर्ड से, थर्ड वाले का फोर्थ से, थर्ड वाले का फिफ्थ से, थर्ड वाले का 6 से। और पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वाले का 2 के साथ तो ऑलरेडी हमने इस वाले कॉलम में निकाल लिया, थर्ड वाले का फर्स्ट वाले के साथ ऑलरेडी इस वाले कॉलम में निकाल लिया। सो बेसिकली हमें करना क्या है, एवरेज इंटर आइटम में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हर किसी का कोरिलेशन निकालना है। और फिर ये जितने भी कोरिलेशन निकल के आए इन सबका एवरेज ले लो, ये एवरेज निकल के आया 0.90। 0.90 एक अच्छा स्कोर है। कोरिलेशन जो है वो मैक्सिमम होता है +1, -1 से लेके +1 कोरिलेशन की रेंज होती है, -1 टू +1। तो ये 0.90 ये +1 के बहुत पास आया है, मतलब कि ये हाई कोरिलेशन दिखा रहा है, अच्छा कोरिलेशन दिखा रहा है, रिलायबिलिटी है क्वेश्चंस के बीच में, और सामने वाला हमको जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके रिस्पॉन्स के बीच में भी रिलायबिलिटी है। अब आते हैं स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस पर। देखो स्प्लिट हाफ कोरिलेशंस में हमको करना क्या है, 2 हिस्सों में बांटना है। ये टोटल 6 क्वेश्चन थे, 3-3 में बांटना है। तो हमने क्या कर लिया, पहले वाले में ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। दूसरे वाले में ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो 1, 3 एंड 4, 2, 5 एंड 6, ये हमने जो है 2 ग्रुप बना लिए। ज़रूरी नहीं है ग्रुप ऐसे ही बनाओ, ऑड और इवन में भी बांट सकते थे कि 1, 3, 5 एक तरफ, 2, 4, 6 एक तरफ,
ठीक है, इस तरीके से ऑड इवन में बांट सकते थे, या फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में ऐसे भी बांट सकते थे कि 1 2 3 एक तरफ, 4 5 6 एक तरफ, इस तरीके से बीच से भी बांट सकते थे। सो स्प्लिट हाफ करना है, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इनके जो रिस्पॉन्सेस आएंगे, जो हमारा रिस्पोंडेंट होगा, जो हमारे सैंपल में लोग होंगे, उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे उसको आपस में क्या करना है, कोरिलेट करना है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स आया और सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ इन क्वेश्चंस का जो रिस्पॉन्स आया या जो स्कोर आए, उनको आपस में कोरिलेट करना है। सो लेट्स से ये आया 0.87, ये होता है स्प्लिट हाफ कोरिलेशन। ठीक है, आप किसी भी तरीके से 2 हिस्सों में बांट सकते हो, 6 हैं तो 3 3 में बांट लो, कोई भी 3 क्वेश्चन एक तरफ, बाकी के 3 एक तरफ, 12 होते तो हम 6 6 में बांट लेते, इस तरीके से हमको बांटना है। और उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे ग्रुप में, अब ये 1 3 4 एक तरफ है, इनका जो रिस्पॉन्स आएगा और 2 5 6 का जो रिस्पॉन्स या स्कोर आएगा, तो 2 5 और 6 का टोटल स्कोर लेना है, फिर 1 3 और 4 इनका टोटल स्कोर लेना है, फिर आपस में कोरिलेशन निकालना है। एक एक आइटम का नहीं निकालना है, जैसे एवरेज इंटर आइटम में हमने हर दो दो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स का कोरिलेशन निकाला था, स्प्लिट हाफ वाले में हम ग्रुपिंग वाइज कर रहे हैं इसी चीज को। तो ये स्प्लिट हाफ कोरिलेशन है। अच्छा, अब हम एक वर्ड पढ़ेंगे क्रॉनबैक अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन योर सिलेबस बट क्रॉनबैक अल्फा ये वर्ड आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्रॉनबैक अल्फा जो है वो कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्रॉनबैक अल्फा क्या करता है या कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर करने का टूल कौन सा है, दैट इज क्रॉनबैक अल्फा। इट इज़ वेरी फेमस इन रिसर्च एज अ टूल फॉर मेजरिंग रिलायबिलिटी। दूसरी चीज़ याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, ये होमोजेनिटी को मेजर नहीं करता है। यूनिडाइमेंशनैलिटी, होमोजेनिटी, इस तरीके के रिलेटेड टर्म्स आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, ये किसी चीज़ को मेजर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी को मेजर करता है। और उसमें भी कौन सी वाली, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल वाले जो हमने टाइप्स पढ़े थे उनको मेजर नहीं करता है। क्रॉनबैक अल्फा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर करेगा। और अगर हम मैथमेटिकली क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ एस्टिमेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स, ये मेरे पास जो 6 क्वेश्चन थे इसको मैं अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकती थी, आधे आधे हिस्से में। एक में लेट्स से मैंने क्या किया, 1 2 3 ये एक ग्रुप हो गया, और 4 5 6 ये क्वेश्चंस एक ग्रुप में हो गए। मैं ऐसे कर सकती थी 1 3 5 एक तरफ हो गए, 2 4 6 एक तरफ हो गए। एक मैंने आपके सामने ये लिया ही था कि 1 3 4 एक तरफ हो गए और 2 5 6 एक तरफ हो गए। तो इस तरीके से जो है मैं बार बार अलग अलग तरीके से ग्रुप्स में बांट सकती हूँ, 3 क्वेश्चन एक तरफ, 3 क्वेश्चन एक तरफ। तो इस तरीके से मैं जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स बना सकती हूँ, जितनी भी पॉसिबल तरीके से मैं बांट सकती हूँ। ये एक तरीका हो गया बांटने का, ये दूसरा तरीका हो गया बांटने का, ये तीसरा तरीका हो गया बांटने का। सो इस तरीके से मैं जितने भी पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स कर सकती हूँ सब तरीके से कर लो और सबका कोरिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो ये तो जैसे आपके सामने जो 0.87 आया ये एक का था। सो लेट्स से इस वाले का 0.9 आया, इस वाले का 0.87 आया, इस वाले का 0.50 आया, ये मैं रैंडमली लिख रही हूँ। ठीक है, ये कोरिलेशन आए। फिर इन सब कोरिलेशन वैल्यूज़ का क्या करना है, एवरेज लेना है, वो होगी क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू। सो स्प्लिट हाफ में आप जितना स्प्लिट हाफ कर सकते हो कर दो, जितने पॉसिबल तरीकों से आप क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कर दो। और हर बार जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो उनका कोरिलेशन वैल्यू निकालो, और फिर जितनी भी कोरिलेशन वैल्यूज़ आपके पास आए उन सबका एवरेज निकालो, तब जाके ये क्रॉनबैक अल्फा की वैल्यू आती है। हालांकि इसको प्रैक्टिकली हम लोग इस तरीके से करते नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये होता क्या है मैथमेटिकली, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसको जो है एक्चुअल में मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स आ गए हैं, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट पता होना चाहिए थ्योरेटिकली कि ये होता क्या है, कैसे निकलता है। अच्छा, दूसरी बात, कंफ्यूज मत होना, एक हमने पढ़ा था पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, वो पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट हाफ अलग अलग है। पैरेलल फॉर्म में तो हम क्या कर रहे थे कि एक ही क्वेश्चन में लेट्स से 30 क्वेश्चन डाले, 15 क्वेश्चन आज भरवाए और 15 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद भरवाए, और सिंपली रिस्पॉन्स के बीच में कोरिलेशन निकाल लिया, बात खत्म। भाई स्प्लिट हाफ वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चनायर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उनको 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम वो दोनों ही पार्ट्स के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स अभी ले रहे हैं।
पैरेलल फॉर्म वाला एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का पार्ट था, तो हम टाइम गैप के बाद रिस्पॉन्स ले रहे थे। 15 क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आज लिया, 15 क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स एक हफ्ते के बाद लिया। स्प्लिट हाफ में ऐसा नहीं होगा। स्प्लिट हाफ में हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 ग्रुप्स में तो बांट दिया क्वेश्चंस को, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आज ही लेंगे। ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन हम अभी के अभी देंगे रिस्पोंडेंट को कि हमें रिस्पॉन्स दो इसका। उसके बाद जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तब हम फिर 1, 3 और 4 उसका एक स्कोर निकालेंगे, रिस्पॉन्स का 2, 5 और 6 का एक स्कोर निकालेंगे, फिर कोरिलेशन निकालेंगे। तो सबसे बड़ा फर्क है, स्प्लिट हाफ में 2 हिस्सों में हम बांट जरूर रहे हैं क्वेश्चंस को, बट हम एक ही टाइम पे सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं सामने वाले को। और पैरेलल फॉर्म्स वाले में हम 2 अलग अलग टाइम पीरियड पे आधे आधे क्वेश्चंस उनको दे रहे थे रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है। और फिर स्प्लिट हाफ कोरिलेशन में अगर क्रॉनबैक अल्फा भी निकालना, तो मैंने आपको बताया कि जितने पॉसिबल तरीकों से आप आधे आधे में बांट सकते हो, हर पॉसिबल तरीके से आप आधे आधे में बांटेंगे और तब कहीं जाके जो है आप उनकी सारी कोरिलेशन वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे तो क्रॉनबैक अल्फा निकल के आएगा। सो दिस वाज रिलायबिलिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। सो आई होप आपको रिलायबिलिटी के सारे इंडिकेटर्स समझ में आ गए होंगे। मैं एक बारी सबको मैंने टेबल की फॉर्म में दिया है ताकि मैं रिपीट कर दूं, आपको समझ में आ जाए। सो रिलायबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। टेस्ट रीटेस्ट वाले में हमको क्या करना है, रेपिटेशन। एक टेस्ट हमने आज लिया, सैंपल सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। एक हफ्ते बाद हमने क्या किया, हमारा सैंपल सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है और सेम क्वेश्चन है, वही दोबारा से उसको करने के लिए दे दिए। सो ये आइडेंटिकल रेपिटेशन है। पैरेलल फॉर्म्स वाले, पैरेलल फॉर्म में हमको क्या करना है, 2 कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर, यानी कि एक क्वेश्चनर बनाया, उसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमको डालने थे हमने डाले, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। और जो है 15 क्वेश्चन, लेट से 30 का था हमारा क्वेश्चनर, 15 क्वेश्चन जो है आज दिए और 15 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद दिए। देन इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, रिस्पोंडेंट्स के जो मेजर्स होते हैं उनके बीच में कंसिस्टेंसी निकालना हर एक क्वेश्चन के आंसर के बीच में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने अपने कस्टमर से पूछा आर यू हैप्पी विद द प्रोडक्ट, उसने कहा येस। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा विल यू बाय इट अगेन, उसने कहा येस। तो यानी कि दोनों आंसर्स में क्या है, कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी दिख रही है, कोरिलेशन हाई है कि वो खुश है प्रोडक्ट से, इसीलिए वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है। अगर वो कहता है मैं प्रोडक्ट से खुश हूँ लेकिन आई विल नॉट बाय अगेन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता कि मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो कोरिलेशन कम हो जाता, रिलायबिलिटी कम हो जाती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान प्रोडक्ट से हैप्पी है तो वो क्यों मना कर रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो कुछ तो गड़बड़ होगी वहाँ पे। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जब रेटर ऑब्जर्वर अलग अलग हो, जहां पर हमें क्वालिटेटिव चीज़ों को मेजर करना है, हमें ऑब्जर्व करके जो है डाटा कलेक्ट करना है, वहां पर जो रेटर यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो रिसर्चर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी ओपिनियन पे, उसके परसेप्शन पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो जजमेंट जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर सेवरल रेटर्स, बहुत सारे अलग अलग रेटर्स जो है अपॉइंट करे जाते हैं, हर कोई ऑब्जर्व कर करके अपनी ओपिनियन देता है। फिर उन सबकी जो ओपिनियन होती है उसको कंपेयर किया जाता है। अगर सबकी ओपिनियन एक ही दिशा में जा रही है तो अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी है, हाई कोरिलेशन, हाई रिलायबिलिटी। बट अगर हर कोई अलग अलग ओपिनियन दे रहा है फिर रिलायबिलिटी नहीं है, फिर कोरिलेशन लो है। और स्प्लिट हाफ जो कि हमने लास्ट पढ़ा, स्प्लिट हाफ में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन है यानी कि क्वेश्चनर, उसको क्वेश्चंस को हम 2 हाफ्स में, 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो हम 2 ग्रुप बनाएंगे क्वेश्चंस का, उनके जो रिस्पॉन्सेस हमारे पास आएंगे उनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे। ऑल्दो अगर बहुत डीप में नहीं समझ में आया तो बहुत डीप में जाने की कोशिश मत करो, बस आपको ये पता होना चाहिए है कि अगर आपके पास ऑप्शन में ये आ जाते हैं शब्द तो इनके बीच के डिफरेंस क्या है, किस चीज़ को आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हो, किस चीज़ को आप स्प्लिट हाफ बोलते हो। और मैं दोबारा से डिफरेंस क्लियर कर दूं, पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट हाफ दोनों में ही हम क्वेश्चनर के क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में आधा आधा बांट रहे हैं, लेकिन पैरेलल फॉर्म में हम जो है बीच में थोड़ा टाइम गैप रख के और उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन करने को दे रहे हैं। भाई 15 क्वेश्चन आज दिए, 15 क्वेश्चन एक हफ्ते के बाद दिए। लेकिन स्प्लिट हाफ वाले में हम भले ही 2 हिस्से में बांटते हैं, लेकिन हम अभी उसको सारे क्वेश्चंस जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए, आंसर करने के लिए देंगे, कोई टाइम गैप नहीं होगा बीच में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन एंड स्टार्टिंग विद द वर्ड वैलिडिटी। नाउ व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी क्या है? देखिए, वैलिडिटी का मतलब है कि जो टारगेट था रिसर्च का, क्या वो टारगेट पूरा हुआ है।
हाउ ट्रू इज़ योर रिजल्ट, रिजल्ट कितने ऑथेंटिक है, कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है। हम जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाकई में हमारे वेरिएबल्स के बीच में इस्टेब्लिश हुआ और वो सही है, हम किसी इफेक्ट के पीछे का जो कॉज निकाल के लाए हैं वो वाकई में कॉज है भी कि नहीं है। सो बेसिकली वैलिडिटी इज अबाउट प्रूविंग द हाइपोथेसिस, कि जो हाइपोथेसिस आप सही प्रूव करना चाहते थे वो हुआ कि नहीं हुआ, और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हाइपोथेसिस को सही साबित करा देना है। वो हाइपोथेसिस जो है वाकई में सही साबित हुआ है, क्या आपने उसमें जो वेरिएबल्स स्टडी किए थे उन वेरिएबल्स के बीच में आप सही रिलेशनशिप निकाल पाए हैं या नहीं, दैट इज़ वैलिडिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट है, डाटा पे, तो कहीं ना कहीं वैलिडिटी भी स्टार्ट होती है क्वेश्चनर से, कि सबसे पहले तो क्वेश्चनर वैलिड होना चाहिए, क्वेश्चंस वैलिड होने चाहिए। भाई क्वेश्चन वैलिड होंगे तभी डाटा सही आएगा, तभी जो है स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन सही लगेंगे, और तभी जाके स्टैटिस्टिकल टूल सही लगेंगे और तब जाके कंक्लूजन सही आएंगे। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। मैंने आपको बताया भी हुआ है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट योर हाइपोथेसिस जो कि आपने बनाया था वो सही साबित हुआ, और अगर सही साबित हुआ है तो कितना एक्यूरेटली हुआ है। अगर आपने किसी वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जस्टिफाइड है कि नहीं है, या ज़बरदस्ती का एस्टैब्लिश किया हुआ है। ज़बरदस्ती का है तो वैलिडिटी नहीं है, लेकिन अगर वाकई में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने जो है बाकी के फैक्टर्स को कंट्रोल करके बिल्कुल सही तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है, तब हम बोलेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी है। यानी कि एक रिसर्च जिस चीज़ को मेजर करने के लिए करी गई थी, एक रिसर्च का जो टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है एप्लीकेबिलिटी से, जनरलाइजेशन से, कि भाई हम जो है डाटा तो सैंपल से कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो रिसर्च तो सैंपल के थ्रू हो रही है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा क्या वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सैंपल से जो भी डाटा हमारे पास आता है और जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो पॉपुलेशन पर तब अप्लाई हो पाते हैं जब हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी पॉपुलेशन का। सो ये तो थी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। मूविंग ऑन टू फर्दर टाइप्स, फर्स्ट वन वी हैव फेस वैलिडिटी। इसको हम जो है नेट के ही क्वेश्चन, नेट का जो आपका पेपर आता है, एग्जाम आता है, उससे समझते हैं। देखो सबसे पहले इंटरनल वैलिडिटी समझो कि जो नेट का हमारा पेपर है, ठीक है, वो क्या चेक करना चाहता है, वो रिलेशनशिप बैठाना चाहता है कि जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनमें और उनकी एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग में। भाई नेट वालों का मानना है जो इंसान नेट का पेपर क्लियर कर रहा है वो लेक्चरर बनने के काबिल है, ठीक है। सो बेसिकली नेट का पेपर क्लियर करना और अच्छा लेक्चरर बनना, एफिशिएंट लेक्चरर बनना, इन दोनों चीज़ों में जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है नेट का एग्जाम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, लेट्स कंसिडर इट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, MCQs। तो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने वाला हर व्यक्ति अगर एफिशिएंट लेक्चरर बन जाता है तो हम कहेंगे इंटरनल वैलिडिटी है, सही चेकिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में है? हर वो इंसान जो जस्ट बिकॉज नेट का पेपर क्लियर कर लेगा, क्या वो एफिशिएंट लेक्चरर बन पाएगा? नहीं। क्यों? नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्के में भी तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। प्लस टीचिंग स्किल्स प्रैक्टिकली थोड़े अलग होते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज होना थोड़ी अलग बात होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम इसको कम्प्लीटली इनवैलिड भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि चेक तो ये नॉलेज कर रहा है, भाई टीचर बनने के लिए नॉलेज तो चाहिए ही है ना। तो कहीं ना कहीं नेट का पेपर आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड चेक तो कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली इनवैलिड भी नहीं है। बट क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के से भी क्लियर हो सकता है, इसीलिए हम दो वेरिएबल्स के बीच में 100% सही रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि हर वो इंसान जो नेट का पेपर क्लियर करेगा वो एफिशिएंट लेक्चरर बनेगा ही बनेगा। सो इंटरनल वैलिडिटी जो है 100% नहीं है नेट के पेपर की, लेकिन हाँ क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो कि ज़रूरी है एक टीचर बनने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी हद तक वैलिड है। एक्सटर्नल वैलिडिटी, और लोगों पे इसके रिजल्ट्स को अप्लाई किया जा सकता है क्या? नहीं। जो लोग ये पेपर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्ट्स को उन पे ही अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल वैलिडिटी तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उनके ऊपर ही अप्लाई हो रहे हैं रिजल्ट्स। ऑल्दो
जब हम रिसर्च करते हैं तो अब क्वेश्चनर एक अलग चीज़ हो जाता है। हम सैंपल लेते हैं, सैंपल अगर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है सैंपल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तब सैंपल के आधार पर भी करी गई जो रिसर्च होती है उसके कंक्लूजन को आप पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चनर किस तरीके से बनाया जा रहा है उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंटरनल वैलिडिटी पे, ना कि एक्सटर्नल वैलिडिटी पे। अब मैं आपको वापस ये भी समझा दूँ, क्वेश्चनर किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें कौन से क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, ठीक है, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इंटरनल वैलिडिटी पे। एक्सटर्नल वैलिडिटी का ज़्यादा प्रभाव, एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो इस चीज़ से डिटरमाइंड होती है कि कितनी कंट्रोल्ड सिचुएशन में आपने जो है रिसर्च करी है। लेट्स से आपने जो है सारे ही वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रखा है और ज़्यादातर वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रखा है, तो आपकी जो रिसर्च का कंक्लूजन आएगा वो उसी कंट्रोल्ड सेटिंग में अप्लाई हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं अप्लाई होगा, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया है, रियल लाइफ सिचुएशन में फैक्टर्स को स्टडी किया है, वेरिएबल्स को स्टडी किया है, मैनिपुलेशन बहुत कम किया है, आपने जो है सेटिंग्स को कंट्रोल करने की और बाकी के वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी है, तो उस केस में आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा ना, उसका जनरलाइजेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि वो रियल लाइफ फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया है, रियल लाइफ सिचुएशन में किया गया है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी रियल लाइफ सिचुएशन में हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जब वो और वेरिएबल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा तो कंक्लूजन्स और देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बाकी के सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रिसर्च करी होती, तो जब रियल लाइफ में बाकी के वेरिएबल्स के साथ इंटरैक्शन होता तो आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाते, एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होती। बट क्योंकि फील्ड एक्सपेरिमेंट आपने रियल लाइफ सिचुएशन में किया है, आपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी है, तो उस केस में जो रिजल्ट्स, जो कंक्लूजन्स आएंगे वो भी रियल लाइफ इवेंट में अप्लाई हो सकेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी होती है अगर आप कंट्रोल कम रखते हैं, और अगर आप कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखते हैं तो फिर जनरलाइजेशन जो है वो कम हो पाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ये सब ज़्यादातर क्वेश्चनर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। फेस वैलिडिटी, नाम से ही, फेस मतलब ऑन द फेस ऑफ, जो नज़र आए, ठीक है। सो लेट्स से वही नेट के पेपर वाला एग्जांपल लेते हैं रिलेटेड टू इंटरनल वैलिडिटी। भाई अगर आप किसी भी लेमैन को बोलो और नेट का पेपर दे दो तो वो कहेगा यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पेपर है, इससे पता चल सकता है कि कौन इंसान नॉलेजेबल है, कौन नहीं है, किसको लेक्चरर बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए। तो फेस वैलिडिटी तो है, लेकिन फेस वैलिडिटी इज़ नॉट द सफिशिएंट क्राइटेरिया। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी क्लियर कर जाएगा तुक्के से। आप प्रैक्टिकल स्किल्स जो है टीचर के उसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो फेस वैलिडिटी में हम सिर्फ ये देखते हैं कि ओवर्ट लेवल पे अगर कोई भी लेमैन या ऊपरी तौर पर एक रिसर्चर भी क्वेश्चनर को स्टडी करता है तो उसको देख के क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक से रिलेटेड है रिसर्च के। अगर उसको क्वेश्चंस रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड लगते हैं, ठीक है, तो वो कहेगा हाँ हाँ फेस वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी इज रिलेटेड टू कवरेज। भाई सब कुछ कवर किया गया कि नहीं। अगर एक टॉपिक पर रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं। अगर सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हम कहेंगे हाँ कंटेंट वैलिडिटी है, कंटेंट कंप्लीटली कवर किया गया है। जैसे कि नेट के एग्जाम में आप ये देखिए कि अगर कॉमर्स का पेपर है तो कॉमर्स के पेपर में, ठीक है, फाइनेंस से लेके इकोनॉमिक्स तक, बिजनेस मैनेजमेंट से लेके मार्केटिंग मैनेजमेंट तक, ज़्यादातर जितनी भी सब कैटेगरीज होती हैं कॉमर्स की, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि कवरेज है, कंटेंट वैलिडिटी है। सो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कवरेज से, कि अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए गए कि नहीं। अगर सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं तो कंटेंट वैलिडिटी है। नेक्स्ट वी हैव क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब ये सारे जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं चारों, पहले मैं आपको बता दूं। क्राइटेरिया का मतलब होता है किसी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड्स। तो किसी स्टैंडर्ड के साथ जो है चेक करना या क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना चीज़ों को, ठीक है। सो लेट्स से क्राइटेरिया वैलिडिटी। सो क्राइटेरिया वैलिडिटी के दो पार्ट्स हम कह सकते हैं, एक है कॉन्करेंट वैलिडिटी, एक है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। पहले प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को समझो। प्रेडिक्शन होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की बात, ठीक है। सो लेट्स से किसी स्कूल वालों ने आज जो है एडमिशन टेस्ट लिया बच्चे का। अगर वो एडमिशन टेस्ट ये भी बता सके कि ये बच्चा इस ईयर के एंड में इस क्लास में एडमिशन लेने के बाद कैसे परफॉर्म करेगा,
तो हम बोलेंगे कि उस टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है मतलब वो आगे की बात बता पा रहा है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी थी कि नहीं थी? तो उसका बच्चे का एडमिशन टेस्ट लिया, उसका स्कोर देखा, फिर 1 साल बाद जब उस बच्चे ने क्लास ख़त्म करने पर फाइनल एग्जाम्स दिए, उसका सम्मेटिव असेसमेंट हुआ, तो उसका स्कोर देखा। तो एडमिशन के टाइम पे भी उसका स्कोर हाई था, और क्लास फिनिश करने के बाद जब आगे उसने एडमिशन ले लिया स्कूल में, क्लास फिनिश हो गई उसकी, तब जो उसका सम्मेटिव असेसमेंट था, जो फाइनल स्कोर था, वो भी हाई था। सो दोनों स्कोर हाई थे, तो कोरिलेशन हाई है, ठीक है। यानी कि एडमिशन टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी हाई है। यानी कि जो एडमिशन टेस्ट वो स्कूल वाले ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी बता सकता है कि वो बच्चा जो है एग्जामिनेशन में साल के एंड में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। जब किसी क्वेश्चनर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक करंट फेनोमेनन को प्रेजेंट नहीं करे, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी कुछ प्रेडिक्शंस दे सके, दैट इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। अच्छा, अब है ये कॉनकरेंट वैलिडिटी। सो कॉनकरेंट वैलिडिटी में हमको क्या करना है, बेसिकली अभी की दो चीज़ें देखनी है। प्रेडिक्टिव वाले में तो फ्यूचर के टेस्ट के साथ जैसे कंपेयर किया था, और कॉनकरेंट वाले में हमको अभी वाले के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेट का एग्ज़ाम है। नेट के एग्ज़ाम में एक बच्चे का JRF क्लियर हुआ, ठीक है, स्कॉलरशिप मिली, ऑब्वियसली, मतलब द पर्सन इज़ इंटेलिजेंट। उसी बच्चे को आप क्लास में खड़ा कर दो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, डेमो लो उसका, और वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए, तो कॉनकरेंट वैलिडिटी है, क्योंकि उसने जो है एग्जाम में भी हाई स्कोर किया। तो यानी कि टीचर बनने के लिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए है वो उसके पास थी, और उसने डेमो में बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया, तो यानी कि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी थे। तो यानी कि जो नेट का टेस्ट हुआ वो कॉन्करेंटली भी वैलिड हुआ। नेट के टेस्ट में वो स्टूडेंट जिसका स्कोर हाई आ रहा है, वो प्रैक्टिकली भी बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहा है, तो मतलब नेट के एग्ज़ाम की कॉन्करेंट वैलिडिटी हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता कि नेट के एग्जाम में बच्चा तो JRF क्लियर कर रहा है, स्कोर बहुत हाई आ रहा है, लेकिन जब डेमो के लिए उसको खड़ा कर रहे हैं तो उसको पढ़ाना ही नहीं आता है, तो कॉन्करेंट वैलिडिटी लो होती, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का कोरिलेशन नहीं हुआ। भाई स्कोर हाई आ रहा है रिटन टेस्ट में, ठीक है, और जब डेमो में जब वो बच्चा पढ़ाने जा रहा है, एक क्लास उसको हैंडल करने के लिए दी जा रही है, तो वो समझा नहीं पा रहा है, तो दोनों सिचुएशन का कोरिलेशन लो हो गया। एक तरफ रिजल्ट दूसरा आ रहा है, दूसरी तरफ रिजल्ट दूसरा आ रहा है, तो मतलब कि कॉन्करेंट वैलिडिटी नहीं है। यहाँ पर भी कोरिलेशन से ही चेक करते हैं, कोरिलेशन हाई हो तो हम कहते हैं वैलिडिटी है, कोरिलेशन कम हो तो कहते हैं वैलिडिटी लो है या कम है, या हो सकता है वैलिडिटी नहीं हो। सो कॉन्करेंट वाले में हमने जो है क्या करा, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इस सिचुएशन का। लेट्स से कॉन्करेंट वाले में हम ये भी कर सकते हैं, हमने कोई भी दो टेस्ट लिए, ठीक है, और दोनों अलग अलग वर्जन्स थे, दोनों अलग अलग टेस्ट थे, और दोनों का स्कोर जो है अगर हाई आता तो हम कहते कि हाँ कोरिलेशन हाई है, वैलिडिटी है। और अगर एक में तो बच्चे का स्कोर हाई आ रहा है, एक में स्कोर जो है कम आ रहा है, तो मतलब कि कॉन्करेंट वैलिडिटी नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये एक्चुअली एक वाइडर टर्म हो गया, एक ब्रॉडर टर्म हो गया। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आर द क्वेश्चंस कलेक्टिंग द डाटा विच दे आर रिक्वायर्ड टू। भाई क्वेश्चन से वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमें रिसर्च कैरी ऑन करने के लिए मिलनी चाहिए है। अगर मुझे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैंने उसमें क्वेश्चन एक लिखा है डायरेक्टली कि वाई आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, विच फीचर यू लाइक द मोस्ट। तो ठीक है, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि वो सेटिस्फाइड क्यों है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने ये लिखा कि वुड यू बाय इट अगेन। उससे भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहीं ना कहीं कि वो किस लेवल तक सेटिस्फाइड था। अगर हाईली सेटिस्फाइड होगा तो वो दोबारा परचेज करेगा, ठीक है। फिर हमने जो है तीसरा क्वेश्चन उसमें जो है ये लिखा, वुड यू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर रहा है तो उसका मतलब वो हाईली सेटिस्फाइड है, उससे भी हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। फिर उसके बाद जो है हमने ये पूछा, वुड यू लाइक टू रीड मोर एडवर्टिजमेंट्स अबाउट इट। अब ये क्या क्वेश्चन था भाई। अगर मैं एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं उसे दोबारा खरीदना पसंद करूँगी या अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करूँगी, ठीक है। मैं उसके बारे में बार बार 10 तरीके के एडवर्टिजमेंट पढ़ना पसंद करूँगी या नहीं करूँगी, इससे सेटिस्फैक्शन का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये जो क्वेश्चन था कि भाई एडवर्टिजमेंट पढ़ना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेटेड नहीं था, इससे हमें सही डाटा नहीं मिलता।
तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी नीचे आ गई। तो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है वही क्वेश्चंस डालना अपने क्वेश्चनर में, जिससे कि आपको अच्छे डाटा, अच्छे फैक्ट्स मिले आपकी रिसर्च को कैरी ऑन करने के लिए। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के ही कहीं ना कहीं आगे दो पार्ट्स हैं, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि कई लोग जो है क्राइटेरिया वैलिडिटी को वाइडर टर्म मानते हैं और क्राइटेरिया का पार्ट मान लेते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को। कुछ लोग कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का पार्ट मानते हैं कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को। हालांकि क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला कौन किसका पार्ट है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस वैलिडिटी में आप क्या कर रहे हैं। सो अब आते हैं कन्वर्जेंट और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। आई होप क्लियर होगा। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वही क्वेश्चंस डालने हैं जिससे एक्चुअली आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हो, सही डाटा मिल रहा हो। कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है, एग्जाम्पल से समझो। लेट्स से अभी हम लोग जो है शुगर लेवल चेक करने के लिए एक बहुत छोटी सी मशीन आती है जिसमें एक वो निडल होती है जिससे प्रिक करते हैं, ब्लड निकलता है, उस ब्लड को रखते हैं, वो बता देती है कि भाई शुगर लेवल कितना है इंसान का। ये करंट टेक्निक है। एक नई टेक्निक आई अभी, वो शार्क टैंक इंडिया करके एक शो आता है, उसमें दो लोग आए थे, वो जो है लेके आए थे नई डायबिटीज़ चेक करने की मशीन। उसमें क्या था, प्रिक नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली उस मशीन को हाथ पे रखना है, प्रिक नहीं करना पड़ेगा, खून नहीं निकलेगा और वो ऐसे ही बता देगी शुगर लेवल कितना है। तो पहले वाली जो स्टैब्लिश्ड तरीका है जिसमें प्रिक करते हैं, खून निकलता है, फिर पता चलता है शुगर लेवल कितना है, ठीक है। लेट्स से उसने शुगर लेवल बताया किसी व्यक्ति का 250, और वो जो नई मशीन बनी है रिसर्च करके उसने बताया 150, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट। पहले से जो एस्टैब्लिश्ड मेजर है उससे कुछ अलग बताया, दोनों रिजल्ट्स में कोरिलेशन नहीं था। एक बता रहा है 250, एक बता रहा है 150, यानी कि जो नई मशीन बनाई गई है उसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। ये होगी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, अलग रिजल्ट देना। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी अगर जो है पुरानी प्रिकिंग मशीन वो बताती कि 250 शुगर लेवल है, और ये जो नई मशीन बनी थी जिसमें जो है खून निकालने की, प्रिक करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उंगली पे फिंगर पे टच कराओ, बता देगी शुगर लेवल कितना है, ठीक है। वो बताती कि लेट्स से 240 है, तो 240 नई वाली मशीन बता रही है, 250 पुरानी वाली मशीन बता रही है, कोरिलेशन बहुत हाई है। तो ये होता कन्वर्जेंट वैलिडिटी कि हाँ भाई कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, जो नई मशीन रिसर्च के थ्रू बनी है वो वैलिड है, क्योंकि वो जो हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मेजर है उसके रिजल्ट के साथ नई वाली मशीन का रिजल्ट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, रिसर्च सक्सेसफुल है। सो कन्वर्जेंट में हम मेजर करते हैं कि पहले से जो स्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया हैं किसी चीज़ को चेक या मेजर करने के, उसके साथ रिजल्ट कितना मैच करता है नई वाली डिवाइसेस या इन्वेंशंस का। डिस्क्रिमिनेंट में हम ये चेक करते हैं कितना मैच नहीं करता है। कई बार हमें ये दिखाना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है ना वो एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है, तब हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं बिल्कुल। एंड द लास्ट वन वी हैव स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी। जैसे कि मैंने बार बार बोला कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश हो जाए अगर, ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंट्रोल्ड सेटिंग्स में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करके इस्टेब्लिश हो जाए, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई इंटरनल वैलिडिटी है। भाई इंटरनल वैलिडिटी है कि कितने सही तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल पा रहे हो, किसी थर्ड वेरिएबल का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने दे रहे हो। और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी फिर ये बताती है कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला है, क्या वाकई में आपके डाटा के थ्रू आपके जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं वो उन दो वेरिएबल्स में हाई कोरिलेशन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। सो कहने का मतलब है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स को चेक करो और दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, हाई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, हाई कोरिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हाई कोरिलेशन दिख रहा है उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी है, वरना नहीं है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा लेक्चर सुनते सुनते, आप लोगों के लिए काफ़ी नए टर्म्स होंगे, दोबारा सुनना आराम से। ये बहुत ज़्यादा सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, रिसर्च आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा था स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो बहुत डीप क्वेश्चन नहीं था, बहुत ओवर्ट लेवल का ऊपरी तौर का क्वेश्चन होता है, तुमको कोई डेफिनेशंस वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो समझाया है उस चीज़ को दिमाग में बैठा लो बस, तो भी आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।
सो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है नेट के एग्जाम के लिए भी। अगर बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाए जहाँ ऑप्शन में आपको 4 तरीके की वैलिडिटी या 4 तरीके की रिलायबिलिटी के नाम दे दिए जाएं तो आपको आंसर निकालना आता हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, व्हाट आर द 5 सोर्सेस ऑफ वैलिडिटी एविडेंस। ठीक है, वैलिडिटी एविडेंस, भाई अगर हम अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक रूप से पेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे मान लिया जाएगा कि वो वैलिड हैं। तो कौन कौन से 5 सोर्सेस हैं जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने एक्सेप्ट कर रखे हैं, ये वो सोर्सेस हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होने चाहिए ये 5 C's हैं। किस आधार पर वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया जाता है? सबसे पहली चीज़ कंटेंट, एविडेंस बेस्ड ऑन टेस्ट कंटेंट, यानी कि आपने जो टेस्ट अप्लाई करे थे या जो क्वेश्चन आया था जिसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया था उसमें कंटेंट क्या डाला, क्वेश्चंस क्या डाले। कॉग्निशन, रिस्पॉन्स प्रोसेस क्या था, आपने सामने वाले को क्वेश्चन समझाया क्या, या ये देखा कि वो बिजी तो नहीं है जब वो क्वेश्चन भर रहा था। तो रिस्पॉन्स प्रोसेस क्या था, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो आपके पास डाटा हो सकता है गलत आए। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, आपके जो क्वेश्चंस थे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे या इधर उधर जा रहे थे। कोरिलेशन, एविडेंस बेस्ड ऑन रिलेशन टू अदर वेरिएबल्स, एक पर्टिकुलर रिसर्च में जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एविडेंस बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेस्टिंग, अगर आप प्रॉपरली टेस्ट कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में कोरिलेशन हाई है या लो है। सो बेसिकली ये 5 C हैं जिनके बेसिस पर ये माना जाता है कहीं ना कहीं कि आपकी रिसर्च जो है वो कितनी ज़्यादा वैलिड है, और जितनी वैलिड होगी उतना ही ज़्यादा उसको एक्यूरेट, ऑथेंटिक और ट्रू माना जाएगा। तो ये और कुछ नहीं, जो अभी हमने वैलिडिटी के टाइप्स पढ़े हैं उसमें हम कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें चेक कर रहे थे, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये 5 C, ये 5 C जो शब्द है ना पता होने चाहिए कि भाई कंटेंट, कॉग्निशन, कोहेरेंस, कोरिलेशन, कॉन्सिक्वेंस। कंटेंट क्या क्या डाला है, क्वेश्चंस क्या क्या है। कॉग्निशन, सामने वाले से रिस्पॉन्स कैसे ले रहे हो। कोहेरेंस, आपस में कितना रिलेटेड है, कितना जुड़े हुए हैं, कितनी स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। कोरिलेशन, यानी कि जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हैं जिनके बीच में हाई कोरिलेशन है उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं कि नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस, फाइनल टेस्टिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, लास्ट स्लाइड फॉर दिस लेक्चर, गैदरिंग्स फॉर कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च रिलेटेड वर्क। अब आप सुनिए, ये बहुत इजी है कि अगर जो है रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या गैदरिंग्स पॉसिबल है। हमेशा तो कोई PhD करके थीसिस नहीं छापने वाला है, देयर आर मोर वेज। तो सबसे पहले रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट जस्ट पब्लिश, यू कैन प्रेजेंट ऑल्सो। इसका प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डेट दे दी कि लेट्स से हम 15 से 18 जनवरी में जो है 15 to 18 जनवरी से हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 3 दिन की। और वो इसके लिए क्या करेंगे, उनके पास जो डाटाबेस होगा रिसर्चर्स का और प्रोफेसर्स का उन सबको मेल कर देंगे, और इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में वो पैम्फलेट लगवा देंगे, ठीक है, और टॉपिक बता देंगे ये से ये डेट है और ये टॉपिक है। सो लेट्स से द टॉपिक इज़ फिनटेक, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लेट्स से वो टॉपिक में ले लिया आपने, ये चीज़ वो इन्फॉर्मेशन फैला देंगे। तो बेसिकली जो लोग फिनटेक मार्केट पर रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी प्रोफेसर्स या रिसर्च स्कॉलर्स, वो लोग उनको मेल करके पहले अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं, पूरा रिसर्च पेपर नहीं जाता है पहले। एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ समरी कि आपका रिसर्च वर्क है क्या, ठीक है। अगर जो है ये जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई होती है, इनके पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जो आपके एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, इनको अच्छा लगेगा तो ये आप लोगों को बोलेंगे कि आप अपना पूरा का पूरा रिसर्च पेपर हमको भेजिए, और आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए फ़ीस भी देनी पड़ती है। फिर जो है आप फीस पे कर देंगे, अपना पूरा पेपर जो है उनको सबमिट कर देंगे, मेल कर देंगे एक पर्टिकुलर डेट से पहले। फिर जब कॉन्फ्रेंस की डेट आएगी तो वेन्यू होगा, उस पर्टिकुलर वेन्यू पे जाके जो है आपको अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना होगा। रिसर्च पेपर जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर भी पैनल बैठा होता है, आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जिनको आपको आंसर करना होगा, और कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स होती हैं बुक की फॉर्म में, उस बुक में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश भी होता है और आपको पेपर प्रेजेंट करने का सर्टिफिकेट भी मिलता है।
तो ये है कॉन्फ्रेंस, रिसर्च कॉन्फ्रेंस। नॉर्मल बिजनेस कॉन्फ्रेंस मत समझना इसको, दिस इज स्पेशली रिसर्च कॉन्फ्रेंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, रिसर्च कॉन्फ्रेंस के फ़ायदे क्या हैं भाई? वहाँ पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट होता है या ऑडियंस में भी जो लोग होते हैं, वो सारे आपकी फील्ड के होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं पेपर प्रेजेंट करने आए होते हैं। सो नेटवर्किंग अच्छी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके पेपर को लेके, तो आपको इंसाइट्स मिलते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक प्रकार का डिस्कशन होता है, हालांकि डिस्कशन होता नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट करना होता है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह, ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग होती नहीं है, बहुत कम होती है। इसके अलावा आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं और आपको अपनी रिसर्च को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का मौका भी मिलता है। देन वी हैव, सो कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली थ्योरेटिकल इन नेचर। मेनली आप इसमें क्या कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट करना। देन वर्कशॉप, वर्कशॉप प्रैक्टिकल होती है, इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। लेट्स से मैं टीचर हूँ, मुझे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है, बट 5 साल हो गए मुझे सीखे हुए, अब टूल्स अपग्रेड हो गए हैं, इकोनोमेट्रिक्स के नए टूल्स आ गए हैं, अब मैं कैसे सीखूं? तो इसलिए ज़्यादातर वर्कशॉप्स होती हैं और वर्कशॉप्स लंबे टाइम ड्यूरेशन की होती है। कॉन्फ्रेंस होगा 2 से 3 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन या 3-4 दिन मैक्सिमम। वर्कशॉप जो होती है वो 10-10, 15-15 दिन की होती है, तो हफ्ता भर तो होती है लगभग। सो इट कैन एक्सटेंड टू 15-20 डेज ऑल्सो। इसमें जो है रिसोर्स पर्सन आते हैं, स्किल ट्रेनिंग बाय रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन जिनको नए टूल्स पे काम करना आता है। आप लोग भी अपना अपना, लेट्स से हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की वर्कशॉप में गए तो हम अपना अपना लैपटॉप लेके जाएंगे। वहाँ स्टेज पे वो जो रिसोर्स पर्सन होंगे वो जो है उनके पास अपना लैपटॉप होगा, पीछे प्रोजेक्टर पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि वो किस तरीके से टूल को अप्लाई कर रहे हैं। आप भी साथ के साथ उसी प्रॉब्लम में वो टूल अपने लैपटॉप में अप्लाई करके देखेंगे। तो इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, आप प्रैक्टिकली किसी काम को करके सीखते हैं। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, डेली 9 से 5 की होती है यूजुअली वर्कशॉप, लंच ब्रेक वगैरह सब वहीं होता है, खाना वाना खाओ, इसमें भी फीस लगती है जाने के लिए। तो देख लीजिए, कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर 2 से 3 दिन की होती है, वर्कशॉप मिनिमम 3 से 7 दिन की तो होती है, 15-15 दिन की भी होती हैं अगर जो है बहुत ही हाई लेवल के इकोनोमेट्रिक टूल सिखाए जाते हैं तो। एडवांटेज क्या है, वहीं पे लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, काम को करके सीख रहे हैं। नेटवर्किंग यहाँ पे भी होगी क्योंकि आपकी फील्ड के ही लोग बैठे होंगे जिन्हें इंटरेस्ट होगा ये सब कुछ सीखने में, तो प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह ही होंगे। आपकी अगेन कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। देन सेमिनार वन वे इंफॉर्मेशन गिविंग प्रोसेस है। क्यों? आप याद करिए, कोई भी कॉलेज वगैरह में सेमिनार हुआ उसमें क्या होता था, रिसोर्स पर्सन आते थे, कोई नया टॉपिक होता था जिसके बारे में उनको नॉलेज होती थी, वो आके स्पीच देते थे, बोलते थे और हम लोग ऑडियंस में बैठ के सुनते थे। हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, हालांकि बाद में मौका मिलता था कि हम चाहे तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे में। सो बेसिकली सेमिनार में यूजुअली सिर्फ रिसोर्स पर्सन आते हैं जो कि अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर, तब सेमिनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर फ़ायदा ये है कि हमको नए टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाती है, बाद में कुछ क्वेश्चन होता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, हालांकि वी कैन नॉट डिस्कस ड्यूरिंग व्हेन द रिसोर्स पर्सन इज टेलिंग अस समथिंग। जब रिसोर्स पर्सन कुछ बता रहा है तब जो है हम नहीं डिस्कस कर सकते, हम बाद में ख़त्म हो जाने के बाद उनकी स्पीच या वो जब अपनी इन्फॉर्मेशन गिविंग प्रोसीजर ख़त्म कर ले तब हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो सिंपोजियम है, सिंपोजियम में डिस्कशन होता है। भाई सेमिनार में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सेमिनार में भाई आपके पास जो ऑडिटोरियम है 100 की कैपेसिटी का, 200 कैपेसिटी का, 1000 की कैपेसिटी का है, तो 1000 लोग बैठा लो, ठीक है, क्योंकि सबको बैठ के सिर्फ सुनना है, वन वे कम्युनिकेशन है। जबकि सिंपोजियम 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। सिंपोजियम को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्कशन होगा, नंबर ऑफ पीपल कम होगा बट हर कोई अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें कोई कमेंट वगैरह नहीं करता है, एक दूसरे की बात को काटना या क्रिटिसाइज करना ऐसे नहीं करते हैं, एक अच्छे ओपन माइंडेडनेस से डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, सो ये डिस्कशन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन वही है, क्वेश्चन आंसरिंग अलाउड नहीं होती है। यहाँ पर एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, पार्टिसिपेंट भी बैठे होते हैं। एक्सपर्ट लोग आपको नए टॉपिक के बारे में, नई फील्ड के बारे में बताते हैं, आप पार्टिसिपेंट हैं, आप अपना व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट किसी को क्रिटिसाइज या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन सब में ही कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, अब पहले हम वो डिस्कस करेंगे क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ तो नो फॉलोअप, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस में गए, आपने पेपर प्रेजेंट किया, उसके बाद कोई आपसे पूछने वाला है कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सीखा या दूसरों का पेपर सुना कि नहीं सुना। हम बस नर्वस रहते हैं यार, हमारा पेपर प्रेजेंटेशन फिनिश हो, उसके बाद आराम से बस खाना खाने की रह जाती है,
वर्कशॉप में जो है बेसिकली हमने क्या सीखा हफ्ते भर में, कोई बाद में हमसे टेस्ट लेता है क्या? कोई नहीं लेता, बस सर्टिफिकेट मिल जाता है। सेमिनार भी सेम चीज़, वहाँ तुमने बैठ के 2 घंटे क्या सुना सेमिनार में कोई नहीं पूछने आएगा, एंड सेम इन सिम्पोजियम। सो कोई फॉलो अप नहीं है, टाइम बहुत लगता है भाई। कॉन्फ्रेंस भी यूजुअली 9 to 5 तक की होती है, वर्कशॉप में भी 9 to 5 डेली जाना पड़ता है कुछ सीखने के लिए। सो टाइम टेकिंग बहुत है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बोर्डम, मोनोटनी, एक ही काम को कर रहे हैं बैठे बैठे। एक दिन में मेरे को जो है अगर कोई 50 जो है पेपर सुना दे, 50 के 10 पेपर सुना दे, सो आई मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड भाई। एक दिन में अगर कोई मेरे को 10 पेपर सुना रहा है तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बोर हो जाऊंगी, मोनोटोनसनेस आ जाएगी। ऐसे ही वर्कशॉप में 9 to 5 इकोनोमेट्रिक टूल्स, 2 घंटे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना मुश्किल होता है, और 9 to 5 को इंसान कहे बेटा लो लैपटॉप और लगाओ इकोनोमेट्रिक्स टूल। एक दिन मज़ा आएगा, 2 दिन मज़ा आएगा, तीसरे दिन सो जाएंगे। यही हाल सेमिनार और सिम्पोजियम वगैरह में भी होता है, एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर करके कहीं ना कहीं बोर्डम आ जाता है, और सेमिनार में तो वो डिस्कशन भी अलाउड नहीं होता है कहीं ना कहीं। सो इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस है कि कोई फॉलो अप नहीं करता है, बहुत ही बोर काम होते हैं ये, मोनोटोनसनेस, एक ही काम को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो बोर भी हो जाते हैं, और हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलता है भाई। कॉन्फ्रेंस में जिसका पेपर अच्छा लगेगा उसी को प्रेजेंट करने का चांस मिलेगा, ठीक है। लिमिटेड सीट्स होती हैं वर्कशॉप में भी, ठीक है, और सेमिनार में भी लिमिटेड लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिम्पोजियम में भी कहते तो हैं डिस्कस हर कोई कर सकता है, बट आपको भी पता है हर कोई डिस्कस करेगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसमें कि कब जो है कौन सी वाली गैदरिंग यूज़ होनी चाहिए। तो देखिए, स्पेशली जब रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करने हैं तो कॉन्फ्रेंस ही होगी, रिसर्च कॉन्फ्रेंस। जब हमें कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखना या सिखाना है, ठीक है, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग साथ में हम कर करके सीखें, तो वर्कशॉप इस्तेमाल होगी। अवेयरनेस फैलानी है लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी नई चीज़ के बारे में जब नॉलेज देनी है तो सेमिनार इस्तेमाल होगा। भाई लेट्स से जीएसटी आया नया, या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लोगों को एनलाइटन करना है, अवेयरनेस फैलानी है किसी नई चीज़ के बारे में, तो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दो। और छोटा मोटा टॉपिक है, डिस्कशन कराना है, सिम्पोजियम कर दो। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, एक बार लेट्स से इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि टाइम टेबल बनाना है स्कूल में, बताओ क्या इस्तेमाल करें। तो देखो कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर होता ही नहीं है ऑप्शंस में, तो हमें चूज़ करना पड़ता है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्कूल वालों को टाइम टेबल बनाना है, वो क्या करें? कॉन्फ्रेंस? नहीं भाई, कॉन्फ्रेंस तो रिसर्च पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए है। सेमिनार में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, इट्स वन वे इन्फॉर्मेशन गिविंग प्रोसीजर, और उसमें स्पेशली जब किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलानी हो, नॉलेज देनी हो, तब सेमिनार होता है। तो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार तो हो नहीं सकता, बचा क्या? वर्कशॉप और सिम्पोजियम। तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर सोचा सिम्पोजियम। क्यों? क्योंकि सिम्पोजियम में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर था वर्कशॉप। क्यों वर्कशॉप आंसर होगा वहाँ पर? क्योंकि जब आप सिलेबस बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो जब आप सिलेबस बना रहे हैं तो आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करना है। हालांकि वहाँ लर्निंग बाय डूइंग कुछ नहीं हो रही है, मैं कह रही हूँ हमें नियरेस्ट आंसर देखना है, परफेक्ट आंसर था ही नहीं वहाँ पे। टाइम टेबल बनाने के लिए यूजुअली इसमें से कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बट लोगों ने आंसर सोचा सिम्पोजियम। सिम्पोजियम को आंसर में नहीं रखा गया क्योंकि सिम्पोजियम में भी ज़्यादातर किसी नए टॉपिक के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी जाती है, जबकि वर्कशॉप्स जो हैं वो स्मॉल लेवल पे आप देखिएगा स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज होती हैं। एफडीपी प्रोग्राम्स होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये कॉलेज लेवल पे भी होते हैं, स्कूल लेवल पे भी होते हैं। स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाए, कैसे क्लासेस में पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को कंट्रोल किया जाए, कैसे उन्हें काउंसिल किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए भी वर्कशॉप होती हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा दिमाग लगाना, कई बार डायरेक्ट हमें जो है आंसर नहीं दिया होता है, तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको एलिमिनेट कर करके आंसर निकालना पड़ता है कि हाँ भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता, जो बचा है उसमें से आंसर करना है। इस तरीके से भी आंसर निकालना पड़ सकता है। एंड द लास्ट थिंग, ये जो गैदरिंग्स होती हैं ये किस लेवल पे ऑर्गेनाइज करी जाती हैं? तो देखिए, लोकल लेवल, एक सिटी में लेट्स से रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ज़्यादातर जो है सिटी के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही सिटी के जो रिसर्च प्रोफेसर्स होंगे या रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, ठीक है। सो लोकल लेवल पे हो सकती है, लोकल लेवल बहुत स्मॉल लेवल पे होगी, या फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जो है इन्विटेशंस जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे होगी तो अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इन्विटेशन जाता है। मैंने एक शब्द नहीं बोला स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं होता। क्यों स्टेट लेवल पे इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं होता कि भाई हमको रीजनल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने का नहीं है,
कैसा लगेगा अगर यूपी वाले बोले कि भाई हमारे यहाँ हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है रिसर्च कॉन्फ्रेंस है और दिल्ली वाले नहीं आ सकते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो इस तरीके का नहीं होता है, इसीलिए स्टेट लेवल या रीजनल लेवल सुनने को नहीं मिलेगा। या तो नेशनल लेवल हमारे पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल डिफरेंट कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लोकल लेवल इस सेंस में होता है कि लोकल लेवल वाली जो कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स होती है वो बहुत स्मॉल स्केल पे होती है, फिर उसमें अपने आप ही दूसरे शहर के लोग पार्टिसिपेट करने यूजुअली नहीं आते हैं। भाई दूसरे शहर दूसरे स्टेट आदमी तब जाता है पार्टिसिपेट करने जब कॉन्फ्रेंस का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो लोकल लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, हम लोग स्टेट लेवल बीच में नहीं लाते हैं। वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट कि एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्विटेशंस जाते हैं। सो इसी के साथ हमारे गैदरिंग्स वाला भी पार्ट ओवर। थैंक यू।